हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपना जो चैप्टर 5 है ये इसका वन शॉट वीडियो है। तो इस पूरी वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। कैसे कवर करेंगे? जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इस क्वेश्चन में, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे CUET की बात करें, बोर्ड्स एग्जामिनेशन की बात करें, तो उसको भी साथ साथ में पढ़ेंगे। और आप एक तरीके से अपनी बुक में अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन है, राइट, हर टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और उनके पॉसिबल आंसर्स क्या हम लिख सकते हैं, पॉसिबल पॉइंट्स क्या क्या है जो हम आंसर में लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम अंडरस्टैंड करते हुए पूरा प्रॉपर तरीके से समझते हुए यहाँ पर इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? देखिए, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। अगर आपको याद हो, इससे पहले आपने चैप्टर 2 पढ़ा है। चैप्टर 2 में हमने कांग्रेस सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंड करा, कैसे नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस क्या थी। कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल फैक्शन और कांग्रेस एक सोशल फैक्शन थी। उसमें अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग भी थे, राइट। अलग अलग सेक्शंस को, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस को कांग्रेस क्या कर रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी। ये चीज़ें हमने समझी, राइट। फिर उसके बाद हमने ये भी समझा कि कैसे जो कांग्रेस थी उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या था, उसमें टॉलरेंस था। अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग इंटरेस्ट के लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। एंड इस तरीके से कांग्रेस में बहुत ज़्यादा क्या होता, जो इंटरेस्ट था उसका अकोमोडेशन भी होता था, राइट। तो पूरा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तरीके से जो कांग्रेस सिस्टम था वो चल रहा था, राइट। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन है उसमें कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी के साथ इलेक्शंस को जीतती है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी ना। तो अब इस चैप्टर में हम लोग क्या समझेंगे ना, जो सेकेंड चैप्टर में पढ़ा उसके आगे का कंटिन्यूएशन है ये चैप्टर। 1967 में इलेक्शंस होते हैं तो कांग्रेस की क्या पोजीशन रही, क्या कांग्रेस वैसे ही जीत पाई जैसे फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में जीता, वो हम यहाँ पर समझेंगे। 1971 इलेक्शन में क्या होता है, कांग्रेस की क्या पोजीशन रहती है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। सो बेसिकली कांग्रेस सिस्टम आफ्टर नेहरू, ठीक है, ये हम समझने जा रहे हैं कि कैसे कांग्रेस में चेंजेस आते हैं, कांग्रेस एंड अदर अपोजिशन पार्टीज के बीच में किस तरीके का रिलेशन रहता है, ये सारी चीज़ें हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि कैसे जो कांग्रेस सिस्टम है उसको चैलेंज फेस करना पड़ा। यानी कि 1967 इलेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस का एक तरीके से क्या होता है, डाउनफॉल होता है। कांग्रेस बहुत ज़्यादा मेजोरिटी नहीं गेन कर पाती। काफ़ी सारे स्टेट्स में कांग्रेस एक तरीके से गवर्नमेंट नहीं बना पाती है, दूसरी पार्टीज गवर्नमेंट वहाँ पर बनाती है, कोलिशन गवर्नमेंट वहाँ पर बनती है, वो चीज़ समझेंगे। और फिर उसके बाद कैसे दोबारा से कांग्रेस रिस्टोर करती है अपने आप को, कैसे दोबारा से 1971 में अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी कैसे दोबारा से कांग्रेस क्या हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है और दोबारा से अपनी डोमिनेंस को क्रिएट करती है सेंटर में भी और साथ ही साथ स्टेट में भी। ये पूरी स्टोरी है, ठीक है। 1967 से लेकर के ये पूरा फेज हम लोग यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं और सब कुछ पढ़ेंगे। इंडिया की जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि उस समय के मुद्दे क्या थे, क्या सिचुएशन थी इंडियन सोसाइटी में, लीडर्स किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, अपोजिशन पार्टीज का रोल क्या था, राइट। ये सारी चीज़ें हैं जो हम समझने जा रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू लेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। वैसे तो मैंने ओवरव्यू दे दिया, लेकिन फिर भी एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 2 में जैसे हमने अंडरस्टैंड करा कि इमरजेंस ऑफ कांग्रेस सिस्टम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, राइट। तो 1960s आते आते धीरे धीरे ये जो कांग्रेस सिस्टम है उसमें चैलेंजेस आने लगते हैं। क्या चैलेंजेस आने लगते हैं उसको भी हम यहाँ पर डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि कांग्रेस बेसिकली चैलेंजेस अगर आप देखोगे तो अपोजिशन से फेस करने लग जाती है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज क्या करती है, अपोजिशन पार्टीज एक साथ आने लग जाती है कि भाई अगर कांग्रेस को हराना है तो साथ आना पड़ेगा। उनको भी समझ में आने लगी, क्योंकि 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस जीत रही थी। तो फोर्थ जनरल इलेक्शन में उनको लगा कि भाई अगर कांग्रेस को हराना है, कुछ सीट्स पर जीतना है, तो क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। तो अपोजिशन स्ट्रांग होने लगा। तो एक तरफ से अपोजिशन से भी चैलेंज है और साथ ही साथ कांग्रेस के अंदर भी क्या होने लगा था, कांग्रेस के अंदर भी कंपटीशन होने लगा। इसकी वजह से आप आगे जा करके देखोगे कि कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, कांग्रेस ओ बनती है और साथ ही साथ क्या बनती है, कांग्रेस आर बनती है। अब ये कांग्रेस ओ क्या है, कांग्रेस आर क्या है, इसको भी हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, राइट। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम समझेंगे, पॉलिटिकल ट्रांजिशन टुक आफ्टर प्लेस नेहरू। नेहरू के बाद आखिरकार किस तरीके से कांग्रेस की लीडरशिप में चेंज आता है, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी बनती है। तो ये पूरा का पूरा जो स्टोरी है, ये जो पूरा बैकग्राउंड है उसको समझेंगे। साथ ही साथ
अपोजिशन की यूनिटी और कांग्रेस का जो स्प्लिट है उसको भी यहाँ पर हम समझेंगे। न्यू कांग्रेस जो स्टैब्लिश होती है दैट इज़ लेड बाय इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा जो न्यू कांग्रेस लीड करी जाती है वो कैसे एक डोमिनेंट पार्टी के तौर पर स्टैब्लिश करती है अपने आप को 1971 के इलेक्शन में, कैसे इंदिरा गांधी स्लोगन्स देती है गरीबी हटाओ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और किस तरीके से दोबारा से इंदिरा गांधी को एक तरीके से डोमिनेंट लीडरशिप के तौर पर देखा जाता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। एंड लास्टली न्यू पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजीज फैसिलिटेटेड द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो जो कांग्रेस सिस्टम का रिस्टोरेशन हो जाता है उसके पीछे की पॉलिसीज़ क्या थी, कैसे सोशलिज्म कहीं ना कहीं वहाँ पर डोमिनेट कर रहा था, आइडियोलॉजी जो सोशलिज्म की थी उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली इस चैप्टर में कवर करने हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला हम लोग जो अपना फर्स्ट टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। क्या बोलना चाह रहे हैं, चैलेंज किस चीज़ का भाई, पॉलिटिकल सक्सेशन का चैलेंज। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक उत्तराधिकारी का चैलेंज। क्यों भाई, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू बेसिकली 1964 में पास अवे हो जाते हैं। राइट, वो चले जाते हैं देश को छोड़कर। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है, आफ्टर नेहरू हु, यानी कि नेहरू के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री। राइट, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन देश को चलाएगा, कौन कांग्रेस पार्टी को लीड करेगा, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत काफ़ी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देता है। और दूसरा जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इंडिया एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, तो उससे भी ज़्यादा जो सीरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भारत के लिए वो था आफ्टर नेहरू वॉट। नेहरू के बाद आखिर क्या, मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब ये है कि बेसिकली हो क्या रहा था। ये जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इसको क्यों बोला जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए है क्योंकि इंडिया के आसपास कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, वो अपनी डेमोक्रेटिक सक्सेशन में जब वहाँ पर नेताओं का एक तरीके से चेंज हो रहा था तो फिर वहाँ पर वो डेमोक्रेसी एक तरीके से क्या हो रही थी, डेमोक्रेसी वहाँ पर अफेक्ट होगी। जैसे कि अगर हम लोग पाकिस्तान का एग्जाम्पल लें तो पाकिस्तान में कुछ समय के बाद ही वहाँ पर क्या हो जाता है, आर्मी टेक ओवर कर जाती है। राइट, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया के सामने भी ये क्वेश्चन था कि नेहरू के बाद आखिरकार किस व्यक्ति को हम ऐसा लीडर बनाएं जो भारत की डेमोक्रेसी को, जो कि अभी हम लोग क्योंकि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है तो भारत की डेमोक्रेसी को एज इट इज़ कंटिन्यू लेकर के चले, और कोई ऐसा ना हो कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो अपनी पावर को मिसयूज़ करने लगे और एक तरीके से अथॉरिटेरियन बन जाए, डिक्टेटरशिप ना आ जाए किसी भी तरीके से भारत में। तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो दूसरा बड़ा सबसे बड़ा सवाल था वो था नेहरू के बाद आखिरकार कैसे हम अपने पूरे देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाएंगे, कांग्रेस में किस व्यक्ति को हम चूज़ करेंगे जो कांग्रेस को भी डेमोक्रेटिक तरीके से चलाएगा, राइट, और देश को भी डेमोक्रेटिक तरीके से चलाएगा, और ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी पावर को मिसयूज़ करने लगे। ये बहुत बड़ा सवाल था। राइट, सो वेदर इंडियाज डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस विल सर्वाइव आफ्टर नेहरू। लोग ये क्वेश्चन करने लगे थे कि ठीक है, एक सवाल तो ये है कि नेहरू के बाद कौन बनेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा सवाल है कि क्या नेहरू के बाद इंडिया का जो डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस है, डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, क्या भारत अपने लोकतंत्र को ठीक वैसे ही तरीके से चला पाएगा जैसे नेहरू के टाइम पर चल रहा था, नेहरू के टाइम पर जो डेमोक्रेटिक तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये काफ़ी बड़ा सवाल था। और यही चीज़ें क्या होती है, यही चीज़ डेमोक्रेटिक सक्सेशन को लेकर के होती है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि बेसिकली जो आर्मी का जो रोल था कुछ कुछ कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ के एक्सपीरियंस में आर्मी का रोल दिखाई देता है, कुछ समय के बाद आर्मी वहाँ पर टेक ओवर कर लेती है। तो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के डर था, सवाल उठ रहे थे बहुत ज़्यादा। 1960s के डिकेड्स की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस डिकेड माना जाता है। क्यों डेंजरस डिकेड माना जाता है भाई, तो डेंजरस डिकेड इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल और रीजनल डिविजन्स बहुत ज़्यादा भारत में चल रहे थे, और इसको ऐसे देखा जा रहा था कि इसकी वजह से हो सकता है कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट है, जो इंडिया का डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है, हो सकता है उसको भी अफेक्ट हो, और साथ ही साथ इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री जो है, क्योंकि अलग अलग एरियाज़ में रीजनल डिमांड्स उठने लगी थी, ऑटोनॉमी की डिमांड उठने लगी थी, तो उसकी वजह से ये भी कुछ सवाल उठने लगे थे कि क्या कहीं भारत का डिसइंटीग्रेशन तो ना हो जाए। यानी कि जब नेहरू एक तरीके से चले गए, राइट, और दोबारा से हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन लीडरशिप बनेगा, तो उस समय भारत की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्या थी, डेमोक्रेटिक तरीके से अगर हम देखें काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी इंडिया में, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे जो हम फेस कर रहे थे। अगर आपको याद हो 1962 के बाद क्या हुआ था, 1962 में वॉर हुआ, उसके बाद इकोनॉमी क्या हो रही थी हमारी, एक तरीके से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थी,
राइट। और इंडिया की सोसाइटल में भी काफ़ी सारे कम्युनल वायलेंस चल रहे थे, रीजनल डिविजन्स हो रहा था। तो इन सब सिचुएशन में एक ऐसे प्रधानमंत्री को बनाना है, एक ऐसे व्यक्ति को चूज़ करना है जो क्या कर सके, इन सारी समस्याओं को तो डील कर ही सके, लेकिन साथ ही साथ में वो एक तरीके से इंडिया में क्या कर सके, डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार को चलाए। ऐसा काफ़ी बड़ा चैलेंज था। लेकिन जो भी हमारी शंकाएं थी, जो भी हमारे अजम्पशंस थे कि भाई ऐसा हो जाएगा, डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, या हम सही तरीके से अपनी डेमोक्रेसी को चला पाएंगे नेहरू के बाद भी, तो उसका जवाब बहुत जल्दी मिलता है। और बहुत एक तरीके से जो सक्सेशन होता है, जो पॉलिटिकल सक्सेशन होता है, वो काफ़ी सिंपल तरीके से बहुत आसानी से हो जाता है। कैसे हो जाता है? उस समय जब एक तरीके से नेहरू पास्ट अवे, तो फिर क्या होता है, के कामराज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी कंसल्टेड द पार्टी लीडर्स। उस समय ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस पार्टी के कामराज थे। उन्होंने क्या करा, पार्टी लीडर्स को कंसल्ट करा, एंड जितने भी कांग्रेस मेंबर्स थे उन सब ने मिलकर के डिस्कस करा, एंड उन सब ने एक कंसेंसस बनाया। कंसेंसस किसके फेवर में बना? लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, कि भाई ठीक है, अब नेहरू चले गए तो फिर उसके बाद जो दूसरे बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट लीडर हो सकते हैं, भारत को जो लीड कर सकते हैं अच्छे तरीके से, वो कौन हो सकते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। तो कांग्रेस के अंदर ही कंसेंसस ये बन गया, उनको यूनानिमसली चूजन कर लिया गया एक तरीके से, कि सबने मिल करके, सबका बिल्कुल ये राय था। ऐसा नहीं था कि कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा हो कि नहीं भाई लाल बहादुर शास्त्री की जगह हमें बनाओ, हमारे अंदर एस्पिरेशन है, हम देश को लीड करना चाहते हैं, ऐसा नहीं था। राइट, सिंपल है। तो इसकी वजह से ये जो चीज़ें, जो सारे अजम्पशंस चल रहे थे, जो एक तरीके से फियर था, वो सारा फियर ईज डाउन हो जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री क्या करते हैं? लाल बहादुर शास्त्री को एक तरीके से प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। राइट, शास्त्री क्या थे? लाल बहादुर शास्त्री वॉज अ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर, जो उत्तर प्रदेश से आते थे, एंड ही वॉज ऑल्सो अ मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट। नेहरू की कैबिनेट में भी वो काफ़ी लंबे टाइम तक एक तरीके से क्या थे? कैबिनेट मिनिस्टर थे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो रेलवे मिनिस्टर के तौर पर भी काम करते थे। ठीक है, तो हुआ क्या, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात उनके, अगर हम व्यक्तित्व की बात करें, उनकी पर्सनालिटी की बात करें, तो ही वॉज नॉन फॉर हिज सिंप्लिसिटी। राइट, ये आपने देखा भी होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा क्या एक तरीके से बहुत ज़्यादा फेमस अपनी सिंप्लिसिटी के लिए है। उनका बहुत सिंपल सा आइडिया था कि क्या करना है, एक तरीके से सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। राइट, उनका ये एक तरीके से फिलॉसफी आप कह सकते हो, या ये उनकी लाइफ में दिखाई देता है, उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार जिसको कहते हैं ना, ये चीज़ थी। और ये सीधा सीधा शास्त्री की लाइफ में, लाल बहादुर शास्त्री की लाइफ में पूरा रिफ्लेक्ट करती थी। ठीक है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे, एंड साथ ही साथ वो गांधी जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, गांधी जी के प्रिंसिपल्स हैं, एंड खुद के उनके प्रिंसिपल्स भी लाल बहादुर शास्त्री के, तो ही वॉज वेरी मच कमिटेड टू दीज काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स। फिर उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, तो जब वो रेलवे मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे थे, तो उस समय एक मेजर रेलवे एक्सीडेंट होता है। किसी ने लाल बहादुर शास्त्री को ये नहीं बोला कि आप रिज़ाइन कर दो, उन्होंने खुद क्या करा, उन्होंने बोला कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बिकॉज आई एम द रेलवे मिनिस्टर, और अगर मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारी तरफ से चूक हुई, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने आप। यहाँ पर एक तरीके से क्या किया, और एक तरीके से उन्होंने रिज़ाइन करा। तो ये क्या दिखाता है? उनकी मोरालिटी, उनकी नैतिकता, उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है कि भाई उन्होंने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया। राइट, फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, तो वो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर 1964 से 1966 तक रहते हैं। और उस समय उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े उनको, मतलब यानी कि उस समय कंट्री को दो मेजर चैलेंजेस थे जो फेस करने पड़ रहे थे। एक तरफ अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा था, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस थे हमारे यहाँ पर, यानी कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्या चल रही थी, डाउनफॉल में चल रही थी, चाइना के साथ जो 1962 में वॉर हुआ था उसके बाद। साथ ही साथ में हमारे यहाँ पर मानसून्स भी एक तरीके से फेल हो रहे थे, और इसकी वजह से फूड क्राइसिस भी इंडिया में लगातार बढ़ता जा रहा था। तो एक तरफ क्या है, बहुत बड़ा फूड क्राइसिस भी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ युद्ध भी चल रहा है 1965 में, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर 4 में। तो इस समय जब देश बाहर से भी लड़ रहा है पाकिस्तान के साथ, राइट, बाहर के दुश्मनों से भी लड़ रहा है, और अंदर जो समस्याएं हैं उनसे भी लड़ रहा है, तो उस समय नारा क्या दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने बोला, जय जवान जय किसान। क्यों बोला गया भाई ऐसा, जय जवान? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इनकी विक्ट्री के लिए क्या बोला गया कि भाई तुम्हारी जीत हो और पाकिस्तान को तुम एक तरीके से हराओ, तो दैट वाज कॉल्ड एज जय जवान। इसलिए उनको क्या बोला गया कि तुम्हारी जय हो, तुम्हारी विक्ट्री हो, तुम्हारी विजय हो। सिमिलरली जय किसान क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि किसान भी उस समय बहुत बड़ी समस्याओं से लड़ रहे थे, फसल उनकी खराब हो रही थी, राइट, मॉनसून एक तरीके से ढंग से नहीं आ पा रहा था, तो इरिगेशन में भी प्रॉब्लम्स थी, एक तरीके से सूखा पड़ गया था, और फूड क्राइसिस भी हो रहा था।
ऐसे में इनका मोराल को बूस्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या था कि हम इनको भी क्या करें, इनको भी एक तरीके से इनकी विक्ट्री के लिए भी प्रे करें, और जय किसान का नारा एक तरीके से यहाँ पर दिया गया, ताकि ये लोग भी अपने मोराल को बूस्ट करें और दोबारा से खेती करने के लिए मोटिवेटेड रहे। राइट। तो ये इस समय ये जो स्लोगन था, इस तरीके से जो कंट्री का जो एक तरीके से पूरा मोटिवेशन था, जो पूरा माहौल था, उसको बदलने की कोशिश करी जा रही थी, और कंट्री के हर सेक्शन को दोबारा से खड़े करने की कोशिश करी जा रही थी कि भाई हमें लड़ना है, क्योंकि भारत अफोर्ड नहीं कर सकता एक तरीके से एक तरीके से ऐसा बनना कि हम कुछ नहीं करने जा रहे। नहीं, अभी अभी हम न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हुए हैं, तो हमारे सामने चैलेंजेस अगर हैं तो हमें लड़ने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इस समय इस तरीके से यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री ने एक इम्पॉर्टेंट लीडरशिप निभाते हुए ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, कि बेसिकली वो जब ताशकंद में जाते हैं 1965 वॉर के बाद पीस एग्रीमेंट करने के लिए पाकिस्तान के साथ, वो ताशकंद में जाते हैं, और उस समय बहुत ही एक तरीके से पता नहीं किस तरीके से उनकी क्या हो जाती है वहाँ पर, जब वो साइन करने जाते हैं ताशकंद में, तो वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। तो आज भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा सस्पिशन है, रहस्य है कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से चीज़ें हुई, ये आज तक भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये हम लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री की लीडरशिप के बारे में पढ़ा, उनके इंपॉर्टेंट रोल के बारे में पढ़ा। राइट। जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है तो फिर से सवाल उठने लगता है, भाई अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और जिसको बनाएंगे क्या वो अच्छे तरीके से चला पाएगा पूरे देश को, ये सारी चीज़ें रहती है। तो फिर क्या किया जाता है, फिर दोबारा से यहाँ पर इंदिरा गांधी को एक तरीके से प्रधानमंत्री के तौर पर चूज़ किया जाता है, और उसके पीछे का स्टोरी क्या है, कैसे इंदिरा गांधी को डिसाइड किया गया, अब यहाँ पर हम उसको समझते हैं। तो हुआ क्या कि दोबारा से पॉलिटिकल सक्सेशन का क्वेश्चन हमारे सामने आया कि कौन बनेगा यहाँ पर दोबारा से प्रधानमंत्री, और कौन एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लीडर के तौर पर स्टैब्लिश किया जाएगा। तो उस समय देयर वाज एन इंटेंस कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। इस समय ऐसा नहीं था कि लाल बहादुर शास्त्री के जैसे कि भाई सबका कंसेंसस था कि लाल बहादुर शास्त्री को पीएम बना दिया जाए। इस समय कंपटीशन था, एक तरफ मोरारजी देसाई थे, एक तरफ इंदिरा गांधी थी। मोरारजी देसाई की बात करें तो काफ़ी एक्सपीरियंस इंडिविजुअल थे, वो चीफ मिनिस्टर रह चुके थे बॉम्बे स्टेट में, साथ ही साथ मिनिस्टर भी रह चुके थे सेंटर में। इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो वो कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुकी थी, और साथ ही साथ में वो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन भी रह चुकी थी शास्त्री जी की कैबिनेट में। समझ में आ गया। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम मेच्योरिटी की बात करें, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की बात करें, तो यहाँ पर मोरारजी देसाई का एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्या थी, ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू इंदिरा गांधी। राइट। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर सीक्रेट बैलेट के द्वारा वोटिंग करी जाती है कि भाई किसको बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर्स होते हैं सब मेंबर्स वोट करते हैं, सारे कांग्रेस एमपीज वोट करते हैं। जीतता कौन है, इंदिरा गांधी यहाँ पर एक तरीके से जीत जाती है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, अ पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर डिस्पाइट इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर लीडरशिप वॉज सीन एज अ साइन ऑफ मेच्योरिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। तो ये जो पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ, मोरारजी देसाई ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है इंदिरा गांधी जीत गई है तो उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो ये जो पीसफुल तरीके से जो ट्रांजिशन ऑफ पावर इंडिया में हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटेंस कंपटीशन था लीडरशिप में, मोरारजी देसाई भी बहुत ज़्यादा क्या थे, एक तरीके से वो चाह रहे थे कि उनको भी प्रधानमंत्री बनाया जाए। कंपटीशन होने के बावजूद भी क्या हुआ, पीसफुल ट्रांजिशन हुआ पावर का, बहुत स्मूथ तरीके से पावर का ट्रांजिशन हुआ। तो ये क्या दिखा रहा है कि इंडिया उस समय क्या हो चुका था, इंडिया की डेमोक्रेसी की मेच्योरिटी को ये शो करता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति लीडर क्यों ना बने, वो इतना मेच्योर तो है एटलीस्ट कि वो जो जनता का जो डिसीजन है एटलीस्ट उसको क्या करेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, एंड कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि वो एक तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप का पावर गेन करने के लिए कुछ गलत तरीके अपनाए। ऐसा किसी ने नहीं किया। राइट। तो जो डिसीजन चल रहा था, पार्टी लीडरशिप ने जो भी डिसाइड करा, दैट वाज कम्प्लीटली एक्सेप्टेड, एंड ये इंडिया की मेच्योरिटी को कहीं ना कहीं वहाँ पर उस समय शो करता है। इसके बाद क्या होता है, तो जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो उसके पीछे का कारण क्या है आखिरकार, कैसे जो एक मोरारजी देसाई जो काफ़ी एक्सपीरियंस इंडिविजुअल है, और ऑब्वियस सी बात है कि उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते थे। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को चूज़ किया गया। तो यहाँ पर क्या दिया जाता है, उसका रीज़न यहाँ पर बताया गया है दैट सीनियर कांग्रेस लीडर मे हैव सपोर्टेड इंदिरा गांधी इन बिलीव दैट हर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द पॉलिटिकल इन एक्सपीरियंस वुड कंपेल हर टू बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस। तो देखो इसके पीछे का स्टोरी देखो, कोई भी चीज़ ना ऐसे ही नहीं हो जाती, हर चीज़ के पीछे का रीज़न होता है। तो रीज़न यहाँ पर क्या दिया गया कि जो सीनियर कांग्रेस लीडर थे, आगे हम पढ़ेंगे उनको, तो वो जो सीनियर कांग्रेस लीडर थे तो वो क्या कर रहे थे, वो बेसिकली उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट करा, क्योंकि वो ऐसा समझ रहे थे कि इंदिरा गांधी को भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है।
एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिटिकली इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी, राइट। तो वो जानते थे इस बात को। तो उन्होंने ये बोला कि अगर हम इंदिरा गांधी को बना देते ना प्रधानमंत्री, तो वो क्या करेगी, वो ऐसे लीडर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री बनी है, और उनके सपोर्ट और उनके गाइडेंस के अनुसार ही अपनी कंट्री को या जो पॉलिसीज़ है उसको चलाएगी, देश को चलाएगी। कहने का मतलब इंदिरा गांधी केवल चेहरा होगी, कहने के लिए जो रियल पावर होगी वो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के हाथ में होगी, जिसको हम बाद में देखते हैं कि वो सब क्या है, वो सब सिंडिकेट कहलाए जाते थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का एक ग्रुप होता है जिसको सिंडिकेट कहा जाता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से डिसाइड किया गया, इसीलिए मोरारजी देसाई को नहीं बनाया गया। कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज थे उन्होंने किसको सपोर्ट करा, इंदिरा गांधी को सपोर्ट करा कि भाई ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, ये इनके ऊपर डिपेंड रहेगी, हमारे ऊपर एक तरीके से सिंडिकेट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, एंड कुछ भी डिसाइड करना होगा, कुछ भी क्या करना होगा वो हमसे पूछ करके करेगी। समझ में आ गया। तो ये एजम्पशन थी, बट ये एजम्पशन एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, कांग्रेस सिंडिकेट के ऊपर भारी पड़ती है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के एक इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पर स्टैब्लिश कर लेती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश कर लेती है और बोलती है कि भाई सिंडिकेट, आपका जो प्लान था ना कि आप मुझे क्या बनोगे, एक तरीके से मुझे क्या बनाओगे, मुझे एक तरीके से ऐसे बनाओगे कि सब कुछ कहने के लिए मेरे पास है लेकिन एक्चुअली में मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने फिर क्या किया कुछ समय के बाद, अभी हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी क्या कर लेती है, अपने आप को इंडिपेंडेंट तरीके से इस्टेब्लिश करती है, और जो सिंडिकेट जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था इंदिरा गांधी के ऊपर, वो इन्फ्लुएंस ख़त्म कर देती है, राइट। और सारी की सारी पावर, सारी की सारी कमांड अपने हाथ में लेती है और खुद डिसाइड करती है कि भाई देश कैसे चलेगा, क्या पॉलिसीज़ बेटर है, क्या पॉलिसीज़ बेटर नहीं है, अपने दिमाग के अनुसार वो काम करती है, राइट। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक अंडरस्टैंड करी। तो बेसिकली अब तक देखो हम लोगों ने क्या समझा, अब तक हम लोगों ने समझा कि आज़ादी के बाद इंडिया के सामने क्या था, पॉलिटिकल सक्सेशन का एक चैलेंज था कि कैसे किसी अच्छे व्यक्ति को बनाया जाए इंडिया का लीडर, इंडिया का प्रधानमंत्री, ताकि वो क्या कर सके, इंडिया की डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल तरीके से आगे कंटिन्यू कर सके, राइट। इसमें हमने क्या देखा, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो रोल था वो देखा, साथ ही साथ में कैसे किस तरीके से किस रीजंस की वजह से आखिरकार इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है आफ्टर शास्त्री, वो भी हमने यहाँ पर समझा है। अब हम उसके आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे कि ठीक है, इंदिरा गांधी को तो बना तो दिया प्रधानमंत्री, लेकिन उसके आगे क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है कांग्रेस की। तो यहाँ पर हम समझेंगे फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 में क्या हो रहा है भाई, फोर्थ जनरल इलेक्शन हो रहे हैं। तो इसको सब कुछ हम जानेंगे, ये जो पूरा जनरल इलेक्शन है क्या हुआ, किस तरीके से कांग्रेस कमज़ोर पड़ती है, यहाँ पर क्या रीजंस रहते हैं, कैसे अपोजिशन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, इसके पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है। जब इलेक्शन होने जा रहे हैं 1967 में, उस समय इलेक्शन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिया की सिचुएशन क्या है, राइट। ये सब कुछ हम जानेंगे। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। ईयर 1967 इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क ईयर इन इंडियाज पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री। 1967 को क्या बोला जाता है, एक लैंडमार्क ईयर के तौर पर बोला जाता है इंडिया की पॉलिटिकल और इलेक्टोरल हिस्ट्री में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे चैप्टर 2 में हमने अंडरस्टैंड करा है कि कैसे जो कांग्रेस पार्टी है वो एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इमर्ज करती है कंट्री में 1952 ऑनवर्ड्स। एंड ये जो ट्रेंड है, इट गोज अंडर इट दिस ट्रेंड वॉज टू अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस विद 1967 इलेक्शन। तो जो कांग्रेस 1952 में बहुत इंपॉर्टेंट मेजोरिटी के साथ, काफ़ी अच्छी मेजोरिटी के साथ जीत रही है, 1957 में भी दोबारा से जीत रही है, 1962 में भी एक स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी के साथ आ रही है। ऐसा क्या होता है कि आखिरकार 1967 में ये काफ़ी सारे स्टेट्स में अपनी सरकार नहीं बना पाती है, और साथ ही साथ में सेंटर में जब मेजोरिटी ये गेन करती है तो काफ़ी कम सीट हो जाती है इसकी इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस 3 इलेक्शंस। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली हम यहाँ पर समझेंगे। और इसी चीज़ की वजह से ये बोला जा रहा है कि 1967 में जो इलेक्शन होते हैं वो इंडिया की पॉलिटिकल और इलेक्टोरल हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा एक लैंडमार्क साबित होता है। सबसे पहले क्या समझेंगे, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्शन, कि आखिरकार इलेक्शंस का कॉन्टेक्स्ट क्या रहा, क्या संदर्भ था उस समय, इंडिया की सिचुएशन क्या थी, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बताया जाता है कि इस समय इंडिया की सिचुएशन क्या है, ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस है इंडिया में। क्यों, क्योंकि मानसून फेल हो रहा है, मानसून फेल हो रहा है यानी कि मानसून, बारिश नहीं हो रही ढंग से। जब बारिश ढंग से नहीं हो रही तो ऑब्वियसली बात है सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो क्या होगा, फसलें खराब होगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उस समय क्या हो रहा था, भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन होता जा रहा था। दूसरी तरफ इसकी वजह से क्या हो रहा था, फूड शॉर्टेज दिखाई दे रहा था, खाने की कमी हो गई थी। जब फसल ही बर्बाद हो रही है तो खाने की कमी तो ऑब्वियसली बातें होगी ही होगी। साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डिप्लीशन हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी कि इंडिया एक तरीके से क्या कर रहा था,
फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी का रिजर्व्स, राइट। जैसे डॉलर का रिजर्व हमारे पास है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर इंपोर्ट हम कर रहे हैं बाहर से, तो उसका पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में किया जाता है, फॉरेन करेंसी में किया जाता है। तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो भी क्या हो रहा था, लगातार डिक्लाइन होता जा रहा था। दूसरी चीज़ क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी हमारा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसमें भी लगातार कमी आ रही थी। एक्सपोर्ट्स में भी हमारी कमी आ रही थी। और साथ ही साथ में हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ता जा रहा था। एंड जो रिसोर्सेज हमें प्लानिंग के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ करने चाहिए थे, वो हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर खर्च कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई, ऐसा क्यों था? अगर आपको याद हो 1962 में हम वॉर लड़े लेकिन हार गए, राइट। चाइना ने क्या करा, इंडिया को इन्वेड करा। इसके बाद हमें समझ में आया कि हमें अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। 1965 में वॉर होती है, राइट। तो 1962 से ही हमने मिलिट्री एक्सपेंडिचर थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चालू करा। 65 में वॉर होती है तो फिर समझ में आया कि सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है इंडिया के लिए, राइट। क्योंकि अगर भारत की बाउंड्रीज सेफ रहेगी तभी तो हम भारत के अंदर होने वाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमेशा बना कर रख पाएंगे। अगर देखो कि सीधी सी बात है, किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, तो सबसे पहली शर्त क्या है, उसमें पीस होना चाहिए कंट्री में। और पीस अगर बॉर्डर में रहेगा ही नहीं और बार बार दुश्मन देश अंदर आने की कोशिश करेंगे, तो फिर डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? अगर होगा भी तो फिर डेवलपमेंट अफेक्ट होगा, है ना। तो सबसे ज़रूरी भारत के लिए क्या कंडीशन हो गई है कि अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करना पड़ेगा। इसीलिए हमने अपने सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा रिसोर्सेज जो हम किसी और चीज़ में लगा सकते थे, वो हमें अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगाना पड़ा। क्योंकि इंडिया के लिए उस समय बहुत ज़रूरी हो गया था, जब इंडिया 2 वॉर ऑलरेडी लड़ चुका है, एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री को 2 युद्ध झेलने पड़ गए। तो भारत को समझ में आया कि भाई देखो, हमें सिक्योरिटी पर और ज़्यादा एम्फोसाइज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इस समय, ये पूरा का पूरा कंडीशन होता है इस समय, ये सारा कॉन्टेक्स्ट होता है। इकोनॉमिक सिचुएशंस की बात करें तो प्राइस राइज भी है, इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। जो एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ है, यानी कि जो एक तरीके से जो एक आम आदमी जो रोज बेसिस पर जिसको यूज़ करता है, ऐसी कमोडिटीज़ का प्राइसेस भी अगर लगातार बढ़ रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, है ना। अगर दाल और चावल और ये जो बेसिक हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, अगर इन सब के प्राइसेस महंगे होते हैं तो ये सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को इफेक्ट करते हैं, राइट। सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को ये हिट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही थी, फूड स्कैरसिटी भी थी एक तरफ, और साथ ही साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी थी। इकोनॉमिक कंडीशन ओवरऑल अगर आप देखोगे इंडिया की बहुत ज़्यादा क्या थी, अच्छी नहीं थी, काफ़ी ख़राब थी, ठीक। इसके साथ साथ में बंस एंड हड़ताल्स एक तरीके से कंट्री में अक्रॉस द कंट्री ऑर्गेनाइज होने लगे। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कैसे देखा, ये जो बंस और जो हड़ताल हो रहे थे, जो प्रोटेस्ट हो रहा था, गवर्नमेंट ने इसको देखा एज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, नॉट एज एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम। इसको पीपल्स प्रॉब्लम के तौर पर नहीं देखा गया। कैसे कैसे देखा गया, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पर देखा गया कि भाई देखो, सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पर प्रोटेस्ट के नाम पर या बंद के नाम पर, बंद और हड़ताल की वजह से अगर एक सड़क को ब्लॉक कर लिया जाएगा, या फिर एक तरीके से जो पूरा का पूरा जो एक मार्केट है उसको अगर बंद कर दिया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इससे और ज़्यादा नुकसान होगा ना, इससे और ज़्यादा नुकसान होगा, राइट। तो जब गवर्नमेंट ने फिर क्या करा, गवर्नमेंट ने इसको देखा कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लोग सड़क पर उतर रहे हैं और इंडिया में एक इंस्टेबिलिटी आती जा रही है। क्या आती जा रही है? इंस्टेबिलिटी आती जा रही है। जो सिस्टम, हर सिस्टम हमारा सही तरीके से चलना चाहिए था, वो नहीं चल पा रहा है। तो सरकार ने फिर अपनी फोर्स का इस्तेमाल करना चालू करा, पुलिस का इस्तेमाल करा एक तरीके से, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको हटाना चालू करा, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सरकार की तरफ से करी जाती है। और यहाँ पर गलती क्या होती है सरकार की, कि सरकार को ये समझना चाहिए था कि लोग प्रोटेस्ट आखिरकार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, तो लोग सड़कों पर उतरेंगे भाई। जब चीज़ें महंगी होगी और उनकी सीधा सीधा लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा, गरीब लोगों की लाइफ पर अगर अफेक्ट करेगा तो वो सड़कों पर उतरेंगे ना। लेकिन यहाँ पर सरकार उस चीज़ को समझ नहीं रही थी, जो प्रॉब्लम थी उसको अंडरस्टैंड करने से मना कर दे रही थी, रादर उसको एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पर सरकार का देखना यहाँ पर गलत होता है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं थी। और साथ ही साथ में जो कम्युनिस्ट थे और जो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट पार्टीज थी, उन्होंने लॉन्च करा स्ट्रगल फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। इक्वालिटी के लिए उन्होंने कुछ स्ट्रगल्स को लॉन्च करा। जैसे उस समय अगर आप देखोगे तो कुछ आर्म्ड एग्रेरियन स्ट्रगल्स भी यहाँ पर लीड करे जाते हैं, पीजेंट्स एजिटेशन भी उस समय लीड करे जा रहे थे। अगर आप देखोगे नक्सलबाड़ी के बारे में आपने सुना है, नक्सलिज्म के बारे में सुना है, तो नक्सलिज्म यहाँ से ओरिजिनेट होता है, इस समय ओरिजिनेट हो रहा है इंडिया में। अराउंड 1966 1967 नक्सलिज्म आना चालू हो जाता है, वायलेंस होना कर, ये नक्सलिस्ट क्या करने लग जाते हैं, वायलेंस करना चालू कर देते हैं, राइट। साथ ही साथ में उस समय इंडिया में जो कम्युनल सिचुएशन थी, कम्युनिटी के बीच की हारमनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, एंड हिंदू मुस्लिम राइट्स भी यहाँ पर एक तरीके से हो रहे थे। मतलब क्या है, अब तक जो हमने चीज़ें पढ़ी, क्या उसमें हमने कोई भी चीज़ पढ़ी, कोई पॉजिटिव चीज़ पढ़ी हो?
कि भाई 1967 में जब हमारा इलेक्शन होने जा रहा था तो बहुत पॉजिटिव कंडीशन थी, बहुत पॉजिटिव माहौल था इंडिया में। सोशली बात करें, इकोनॉमिकली बात करें, पॉलिटिकली बात करें, क्या ऐसा था? नहीं था। यानी कि उस समय सिचुएशन हमारी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए क्या करना है, इसी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए इतनी सारी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, इसी समय 1967 में जब इलेक्शंस होते हैं तो अब हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि कांग्रेस कैसे इन इलेक्शंस को फेस करती है, और जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ है, जो अपोजिशन पार्टीज़ है, वो कैसे किस तरीके से इस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन लड़ने के लिए सोचती है, क्या वो प्लानिंग करते हैं कि भाई कैसे इस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन लड़ा जाए, कैसे लोगों के मुद्दे को उठाया जाए, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। राइट, नॉन कांग्रेसिज्म ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नॉन कांग्रेसिज्म क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पर। तो क्या बोला जा रहा है, अपोजिशन पार्टीज दे वर इन द फोर फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट। जब सरकार के खिलाफ लोग उतरने लगे सड़कों पर, महंगाई के खिलाफ उतरने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ उतरने लगे, तो अपोजिशन को लगा कि भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कि वो क्या कर सकती है, वो लोगों का सपोर्ट ट्रस्ट गेन कर सकती है और सरकार को एक तरीके से प्रेशराइज कर सकती है। राइट, तो वो क्या करने लगी, पब्लिक प्रोटेस्ट में अपोजिशन पार्टीज भी उतर आ गई और उन्होंने भी लोगों की आवाज़ को उठाना चालू करा। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर ये जो पार्टीज़ होती है 1967 इलेक्शन में, इलेक्शन जब आने वाला था तो इन्होंने क्या करा, दे गॉट टुगेदर टू फॉर्म द एंटी कांग्रेस फ्रंट। सारी की सारी अपोजिशन पार्टीज इकट्ठा हो गई और उन्होंने एंटी कांग्रेस फ्रंट स्टैब्लिश करा कुछ स्टेट्स में, एंड एंटर्ड इनटू इलेक्टोरल एडजस्टमेंट ऑफ शेयरिंग सीट्स। और सीट्स का डिवीजन कैसे करेंगे, कौन अगर सीट जीत जाते हैं किसी स्टेट में तो कितनी सीट किस पार्टी को मिलेगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करी गई। तो एक तरीके से क्या हुआ, एक तरीके से अपोजिशन इकट्ठा हो गया, अपोजिशन इकट्ठा हो गया क्योंकि इनको समझ में आ गया कि अब तक ये लोग क्या थे, अब तक ये लोग डिवाइडेड थे, अब तक ये लोग क्या कर रहे थे, डिवाइडेड थे, और इसकी वजह से कांग्रेस जीत रही थी हर बार। अब अगर ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या हो सकता है, मे बी हो सकता है कि ये लोग जीत सके, कुछ स्टेट्स में तो कम से कम जीत सके। जैसे आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो बीजेपी को हराने के लिए क्या होता है, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सब एक साथ आ जाती है। क्यों? क्योंकि भाई उनको लगता है कि अगर हम डिवाइडेड रहेंगे तो बीजेपी को कभी हरा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अपोजिशन क्या करते हैं, एक साथ आते हैं, अलायंस बनाते हैं, अलग अलग नाम रखते हैं, सारी चीज़ें। राइट, ये चीज़ आपने देखी भी होगी, है ना। तो सेम टू सेम चीज़ पहले भी हो रही थी। कांग्रेस को हराने के लिए एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाया जाता है, अपोजिशन पार्टीज आती है, मिलकर के डिस्कस करती है। इवन दो अपोजिशन पार्टीज, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो काफ़ी अलग अलग आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, काफ़ी अलग अलग प्रोग्राम वाली पार्टी है, लेकिन फिर भी सब लोग एक साथ आते हैं क्योंकि मकसद एक है ना, ऑब्जेक्टिव एक है ना, कांग्रेस को हराना। पिछले 3 जनरल इलेक्शन में 1952 में, 1957 में, 1962 में ये लोग हरा नहीं पाए कांग्रेस को। तो दे वर ऑल्सो वेरी डिस्परेट कि भाई कभी तो इनको भी चांस मिले ना गवर्नमेंट बनाने का। तो इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड करा, सब एक साथ आते हैं और कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं। तो कुछ सोशलिस्ट लीडर जैसे कि राम मनोहर लोहिया गेव दिस स्ट्रैटेजी द नेम नॉन कांग्रेसिज्म, और इसी स्ट्रैटेजी का नाम क्या पड़ा, नॉन कांग्रेसिज्म। किसने दी ये, सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई किस व्यक्ति ने नॉन कांग्रेसिज्म जैसी जो स्ट्रैटेजी थी उसका नाम दिया है। राइट, तो दैट इज़ द आइडिया ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, जो दिया किसने, राम मनोहर लोहिया ने। तो नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब क्या है, सिंपल सा, नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब क्या है कि जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टीज़ हैं वो सब लोग क्या करेगी, वो सब लोग एक साथ आएंगे, एक साथ क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कांग्रेस को हराना और अपने लिए विक्ट्री को इंश्योर करना, अपने लिए विक्ट्री को इंश्योर करना। तो इस तरीके से वो लोग क्या करने लगे, फिर वो लोग कांग्रेस को क्या बोलने लगे, कांग्रेस को उन्होंने एक एनिमी पार्टी के तौर पर स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। कांग्रेस सरकार की, मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट की जितनी भी कमियां थी उसको क्रिटिसाइज़ करना चालू कर दिया। कांग्रेस को बहुत सारी कांग्रेस को इस तरीके से बोले जाने लगा कि कांग्रेस एक नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी है। और क्या बोला उसको समझते हैं। तो he also produced a theoretical argument in its defense that the Congress rule was undemocratic and opposed to the interest of ordinary poor people। पहली चीज़ उन्होंने क्या बोली कि कांग्रेस रूल क्या है, अनडेमोक्रेटिक है। कांग्रेस रूल क्या है, अनडेमोक्रेटिक है एंड अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पुअर पीपल। अनडेमोक्रेटिक क्यों, क्योंकि अगर आपको पता हो, अभी पिछले वाले उसमें हमने अंडरस्टैंड करा, पिछले पैराग्राफ में, पिछले टॉपिक में, कि जब प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे तो सरकार ने क्या करा, उसको एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पर देखा
और लोगों को हटाया भी, पुलिस फोर्स का भी इस्तेमाल करा, राइट। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस सरकार जो है वो क्या कर रही है, अनडेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रही है। लोग अपनी डिमांड उठा रहे हैं, वाजिब डिमांड उठा रहे हैं, बट द गवर्नमेंट इज़ नॉट लिसनिंग टू देम, एंड अनडेमोक्रेटिक तरीके से सरकार काम कर रही है। जो सरकार का काम क्या है, लोगों की डिमांड को सुनना, लोगों के लिए काम करना। अगर लोग ही प्रॉब्लम में हैं, अगर पीपल इटसेल्फ इन द डेमोक्रेसी दे आर इन ट्रबल, तो सरकार क्या कर रही है फिर? सरकार का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लोगों की ट्रबल्स को दूर करना, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, लोगों को सर्व करना। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया, ये नेरेटिव नॉन कांग्रेस पार्टीज ने इस्टेब्लिश कर दिया कि कांग्रेस रूल अनडेमोक्रेटिक है और वो ऑर्डिनरी पुअर पीपल के खिलाफ काम कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, कमिंग टुगेदर ऑफ द नॉन कांग्रेस पार्टीज वॉज नेसेसरी फॉर रिक्लेमिंग डेमोक्रेसी फॉर द पीपल। उन्होंने अपने आप को बोलना चालू करा कि जो नॉन कांग्रेस पार्टीज है ना, वो है रियलिटी में डेमोक्रेटिक पार्टीज। वो क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ है। और इन सब का जितना, यानी कि नॉन कांग्रेस पार्टीज़ का जितना ज़रूरी है, तभी जा करके भारत में दोबारा से डेमोक्रेसी रीस्टैब्लिश हो पाएगी। क्योंकि अब तक जो कांग्रेस सरकार चल रही है, जो अभी की कांग्रेस सरकार चल रही है 1967 में इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट चल रही है, वो क्या है, एक तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। समझ में आया? तो क्या हुआ, कांग्रेस की गवर्नमेंट को विलेन के तौर पर दिखाया गया, मतलब नॉन कांग्रेस पार्टीज़ ने, और अपने आप को क्या बनाया, अपने आप को हीरो बनाया कि वी आर द रियल हीरो ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। समझ में आया? तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी अपोजिशन यही तो करता है, सरकार की कमियों को बताता है कि सरकार ये फेल कर, सरकार यहाँ फेल हो गई, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, राइट। जो भी चीज़ें होती है, हर हर पॉइंट्स पर क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है और अपने आप को बताया जाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, है ना। भले ही बाद में वो चीज़ें पूरी हो या ना हो, लेकिन ऐसा चीज़ें होती है, आज भी यही चीज़ हो रही है। तो ये आइडिया था पूरा का पूरा नॉन कांग्रेसिज्म, कि सब इकट्ठे हो जाते हैं, एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाते हैं और कांग्रेस को हराते हैं और अपनी एक तरीके से सरकार को स्टैब्लिश करते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि भाई जो नॉन कांग्रेसिज्म है, क्या वो सक्सेसफुल हो पाता है? क्या कांग्रेस को हराने में सेंटर में सक्सेसफुल होते हैं या स्टेट्स में सक्सेसफुल होते हैं? और कांग्रेस पार्टी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या कांग्रेस दोबारा से उतनी ही मेजॉरिटी के साथ आती है, उतनी ही डोमिनेंट पार्टी के तौर पर स्टैब्लिश होती है जितना कि वो पिछले 3 जनरल इलेक्शन में कर पा रही थी? अब उसका सवाल का जवाब, एक तरीके से इस सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, फोर्थ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज दे वर हेल्ड इन February 1967। ये इंपॉर्टेंट है कि 1967 में हमारे फोर्थ जनरल इलेक्शन हो रहे थे। इससे पहले ऑलरेडी 3 जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं। इसके बाद अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। देखो, कभी भी रिजल्ट्स जो होता है ना, वो हमेशा झटका देने वाला होता है। पता नहीं, कभी भी एग्जामिनेशन की बात करें या एक तरीके से इलेक्शंस की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा झटका देता है। तो इस समय 1967 में भी क्या हो रहा था, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता है। रिजल्ट्स जॉल्टेड द कांग्रेस एट बोथ द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। सबसे पहले किसको झटका मिला? सबसे पहला झटका मिला, जोर का झटका, धीरे से, है ना। तो वो जोर का झटका जो धीरे से मिला है, वो सबसे पहले किसको मिला? कांग्रेस पार्टी को मिला, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। और बहुत सारी जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स थे, जो जो सारे इलेक्शन वगैरह को ऑब्जर्व करते थे, कमेंट्स करते थे, तो उन्होंने डिस्क्राइब करा इलेक्शन रिजल्ट को एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक, कि भाई ये राजनीति में भूकंप है। भूकंप क्यों है? क्योंकि कांग्रेस की ज़मीन हिल गई, राइट। जो कांग्रेस पार्टी जो अब तक बहुत डोमिनेंट तरीके से चल पा रही थी, डोमिनेंट कर रही थी, पूरे पूरे इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेट कर रही थी, वो उसकी ज़मीन आज हिल गई। 1967 के रिजल्ट ने उसकी क्या कर दी, ज़मीन हिला दिया। तो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ भाई? कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट अ मेजोरिटी इन द लोकसभा। ये बात ठीक है कि कांग्रेस को मेजोरिटी तो मिल गई, ऐसा नहीं कि कांग्रेस सेंटर में सरकार नहीं बना पाई, मेजोरिटी के साथ तो आ गई। लेकिन उसकी जो सीट का नंबर है, वो क्या हो गया, सीट का नंबर और शेयर ऑफ वोट 1952 से अब तक का सबसे कम सीट वो लेकर के आई है। यानी कि अब तक जितने भी 3 जनरल इलेक्शन थे, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा सीटें वो लेकर आ रही थी, लेकिन 1967 इलेक्शन में उसका सीट, उसके जो नंबर ऑफ सीट जिस पर वो जीत रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। हाँ, मेजॉरिटी वो फिर भी लेकर के आ पाई, यानी कि सरकार उसने फिर भी बनाई, क्योंकि मेजॉरिटी थी। लेकिन जो सीटें की संख्या जो पहले काफ़ी ज़्यादा लेकर के आ जाती थी कांग्रेस, वो नहीं लेकर आ पाई। ठीक है। दूसरा बड़ा झटका क्या लगा कांग्रेस को, कि जो हाफ ऑफ द मिनिस्टर्स थे इंदिरा गांधी की कैबिनेट में, वो डिफीट हो जाते हैं। बड़े बड़े जो दिग्गज होते हैं, जो पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स होते हैं, जैसे कि कामराज की बात करें या फिर पाटिल की SK पाटिल, अतुल्य घोष और KB सहाय, ये सारे कांग्रेस के बड़े बड़े सीनियर लीडर्स, ये अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसीज में हार जाते हैं। तो 2 बड़े झटके लगे कांग्रेस को। पहला कि कांग्रेस का जो वोट शेयर है, जो सीट का जो एक तरीके से सीट की जो नंबर ऑफ सीट्स है कांग्रेस की, वो डिक्लाइन होती है, और कांग्रेस के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस में हार जाते हैं, राइट। अब उसके बाद क्या होता है, अगर हम
ड्रामेटिक नेचर की बात करें कि ये जो पॉलिटिकल चेंज हो रहे हैं वो ड्रामेटिक नेचर क्यों है, ये हम ज़्यादा समझ पाएंगे स्टेट लेवल पर। तो हुआ क्या, स्टेट लेवल में कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी इन एज मैनी एज 7 स्टेट्स। 7 स्टेट्स में कांग्रेस अपनी मेजॉरिटी लूज कर गई, राइट। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस मेजॉरिटी में नहीं आ पाई, यानी कि 7 राज्य कांग्रेस के हाथ से एक तरीके से फिसल गए, हार गई वहाँ पर कांग्रेस, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, इन अदर 2 अदर स्टेट्स डिफेक्शंस प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। दो ऐसे दूसरे राज्य थे, वहाँ पर डिफेक्शंस की वजह से, डिफेक्शंस क्या होता है, डिफेक्शन होता है दल बदलना। तो क्या हो रहा था कि कांग्रेस के कुछ मेंबर्स बेसिकली कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाने की वजह से वो 2 अदर स्टेट्स में भी सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि उसके मेजॉरिटी चाहिए होती है सरकार के लिए। तो जब कांग्रेस के मेंबर्स कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेजॉरिटी नहीं रह पाएगी। इसकी वजह से भी क्या हो पाया, डिफेक्शंस की वजह से भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई 2 अदर स्टेट्स में जहाँ पर वो बना सकती थी, लेकिन नहीं बना पाई। मतलब क्या हुआ, कितने टोटल स्टेट्स ऐसे हैं 1967 इलेक्शन में जहाँ पर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, टोटल 9 स्टेट्स ऐसे थे, ठीक है। कितने स्टेट्स हैं, टोटल 9 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कांग्रेस एक तरीके से सरकार या मेजॉरिटी में नहीं आ पाई, राइट। इसके बाद अगर आप देखोगे तो मद्रास स्टेट की अगर हम बात करें, रीजनल पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कज़गम केम टू पावर बाय सिक्योरिंग अ क्लियर मेजॉरिटी। मद्रास स्टेट में क्या होता है, जो आज के टाइम में क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं तमिलनाडु, राइट। तो तमिलनाडु में कौन सी एक रीजनल पार्टी आती है जिसको बोलते हैं डीएमके, राइट। तमिलनाडु में कौन सी पार्टी आती है, डीएमके पार्टी आती है, एंड इट इज़ अ रीजनल पार्टी। और ये कैसे आती है, ये बहुत क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ वहाँ पर आती है, राइट। क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ आती है। तो आखिरकार रीज़न क्या रहे डीएमके के जीतने के, तो रीज़न था एंटी हिंदी एजिटेशन। इसको समझो, यहाँ पर एंटी हिंदी एजिटेशन एक रीज़न था, राइट। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो तमिल स्टूडेंट्स थे बेसिकली, उन्होंने क्या करा, सेंटर के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू करा। क्यों, क्योंकि हिंदी का एक तरीके से इम्पोजिशन हो रहा था एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने बोला कि भाई हमें हिंदी नहीं पढ़नी है, हमारे ऊपर हिंदी इम्पोज मत करो, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एजुटेशन के तौर पर उभरता है। और इस पर क्या होता है, इसके बेसिस पर जो डीएमके है वो क्या करती है, एक तरीके से वोट मांगती है। और लोगों का एक तरीके से सेंटिमेंट वहाँ पर जुड़ा हुआ है अपनी लैंग्वेज को लेकर के और हिंदी के इम्पोजिशन के अगेंस्ट। तो फिर वो लोग क्या कर देते हैं, डीएमके को वोट कर देते हैं, राइट। तो डीएमके अपने बलबूते पर मेजॉरिटी लेकर आ रही है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। इससे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम एनी नॉन कांग्रेस पार्टी हैड सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स ओन इन एनी ऑफ द स्टेट। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि ये ऐसा पहली बार हो रहा है किसी भी कि कोई नॉन कांग्रेस पार्टी सरकार क्या कर रही है, कोई नॉन कांग्रेस पार्टी एक मेजॉरिटी इस्टेब्लिश कर रही है अपने दूसरे स्टेट्स में। मतलब क्या, देखो मतलब ये है कि ऐसा इंडिया में पहला स्टेट है तमिलनाडु, जिसमें नॉन कांग्रेस पार्टी अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है, एंड दैट टू एक मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है। अब यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है आपको कि ऐसा हमने केरला में भी तो पढ़ा था। केरला में भी तो 1957 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो सरकार बना रही है। तो फिर ऐसा कैसे है कि भाई डीएमके पहली बार अपनी मेजॉरिटी के साथ, या तमिलनाडु में ऐसा पहली बार हो रहा है इंडिया में कि मेजॉरिटी की सरकार बन रही है, दैट टू नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। तो ऐसा क्यों है जब केरला में ऑलरेडी हो चुका है 1957 में। तो एक चीज़ यहाँ पर समझो, छोटी सी बारीक सी चीज़ है। 1957 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बन रही थी, इट वॉज नॉट अ फुल फ्लेजेड मेजॉरिटी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास खुद के दम पर मेजॉरिटी नहीं थी। उसने क्या किया था, कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स का सपोर्ट लिया था। सो दैट इज़ वाई इट वॉज अ काइंड ऑफ कोलिशन। इट वॉज नॉट अ क्लियर कट मेजॉरिटी। लेकिन वो क्लियर कट मेजॉरिटी तमिलनाडु में दिखाई देती है, ठीक है। डीएमके के पास थी क्लियर कट मेजॉरिटी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं थी। कुछ दूसरे मेंबर्स का भी सपोर्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को लेना पड़ा। क्लियर होगी अब यहाँ पर बात। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है और ऐसी कौन सी पार्टी है जो क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ आती है भारत के स्टेट में, एंड पहली बार आती है क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ, तो स्टेट होगा तमिलनाडु और पार्टी क्या होगी, डीएमके, राइट। समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने अंडरस्टैंड करी कि कैसे क्या हो रहा है। कांग्रेस के लिए एक तरीके से जोर का झटका लगा कि हाँ भाई, जो समझ रहे थे कि पिछली 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी, इस बार मेजॉरिटी तो लेकर के आ पाई सेंटर में, लेकिन स्टेट्स लगभग 9 स्टेट्स हाथ से चले गए, राइट। वहाँ पर नॉन कांग्रेस पार्टीज एस्टैब्लिश हो गई और डीएमके जैसी पार्टी कहाँ पर आ गई भाई, डीएमके जैसी पार्टीज वहाँ पर आ जाती है तमिलनाडु में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं कोलिशंस के बारे में। तो क्या बताया जा रहा है कि जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, दे केम टुगेदर टू फॉर्म द जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज कॉल्ड एज द संयुक्त विधायक दल इन हिंदी।
देखो, हमने पढ़ा था नॉन कांग्रेसिज्म का आइडिया, अभी हमने अंडरस्टैंड करा था पिछले वाले टॉपिक में, है ना। तो नॉन कांग्रेस जितनी भी पार्टीज थी वो अपने आप को क्या करती है, अपना एक कोलिशन बनाती है। नाम क्या देती है उसका, नाम फॉर्मली नाम क्या होता है, संयुक्त विधायक दल, या इसको जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज भी कहते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या करा, दैट इज वाई दीज गवर्नमेंट्स केम टू बी नोन एज एसवीडी गवर्नमेंट। तो जहाँ जहाँ पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स स्टैब्लिश हो रही है उन गवर्नमेंट्स का नाम क्या बोला जाता था, देवर कॉल्ड एज एसवीडी, संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट्स। संयुक्त विधायक मतलब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स, नॉन कांग्रेस पार्टीज एक साथ कोलिशन के तौर पर स्टैब्लिश कर रही है एंड दे आर स्टैब्लिशिंग देमसेल्फ एज अ गवर्नमेंट, एंड उन गवर्नमेंट्स को क्या बोलते हैं, एसवीडी गवर्नमेंट्स के नाम से जाना जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत सारी पार्टीज मिलकर के सरकार बना रही है, जैसे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है एंड भारतीय जनसंघ है, राइट। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो कोलिशन सरकार है उसका नाम क्या है, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। एंड इसमें दो अकाली पार्टीज़ है, जो दो अपोजिट अकाली पार्टीज़ है वो भी थी, साथ ही साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी भी है और भारतीय जनसंघ भी है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो अभी हमने स्टेट्स पढ़े कि तमिलनाडु में तो क्या हो रहा था, तमिलनाडु में तो डीएम की आ चुकी थी, है ना। बाकी कितने स्टेट्स बचे, 8 स्टेट्स बचे। तो 8 स्टेट्स में क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस तो जीत नहीं पाई, मेजोरिटी नहीं लेकर आ पाई, तो वहाँ पर क्या बना, कोलिशन बना। और वहाँ पर क्या बनी, एसवीडी गवर्नमेंट्स बनी, यानी कि संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट्स बनी। जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी वो सब मिला करके एक साथ मिलकर एक साथ आ रही थी एंड दे वर फॉर्मिंग द कोलिशन गवर्नमेंट, राइट। समझ में आ गया। तो अब यहाँ से हमने क्या, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें एनालाइज करनी है यहाँ पर वो ये समझना है कि 1967 का इलेक्शन, जब कांग्रेस काफ़ी सारे स्टेट्स में मेजोरिटी गेन नहीं करती है, तो यहाँ से शुरू होता है स्टेट्स में कोलिशन गवर्नमेंट का स्टैब्लिशमेंट होना। तो इंडिया की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में अगर हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर कोलिशन सरकार कब से आने लग जाती है, वहाँ पर आने लग जाती है इन द ईयर ऑफ 1967। अदरवाइज उससे पहले क्या हो रहा था, सेंटर में भी कांग्रेस, स्टेट में भी कांग्रेस, लेकिन 1967 में ये ट्रेंड चेंज होता है एंड कोलिशन गवर्नमेंट इंडिया में, इंडिया के पॉलिटिक्स में हम कोलिशन गवर्नमेंट्स देखनी चालू करते हैं, स्टेट पॉलिटिक्स में कोलिशन पॉलिटिक्स देखना चालू करते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेक्शन। देखो सीधी सी बात है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कोलिशन में, सबसे बड़ी दिक्कत कोलिशन में है कि कोलिशन कभी भी गिर सकता है, कोलिशन कभी भी गिर सकता है। तो उसके पीछे अगर आप देखोगे, अभी हम यहाँ पर समझेंगे कि जितने भी स्टेट्स में कोलिशन गवर्नमेंट्स आती है ना 1967 इलेक्शन में, वो सरकारें बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाई, और उसका सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न अगर रहा है कि वो सरकार लंबे टाइम तक नहीं चल पाई, 1-2 साल में ही गिर जा रही थी काफ़ी सारी स्टेट्स में, तो उसके वन ऑफ द रीज़न था डिफेक्शन। तो डिफेक्शन क्या होता है और ये किस तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है उसको समझते हैं। तो डिफेक्शन मीन्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लीव्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल ही और शी वॉज इलेक्टेड एंड जॉइंस अनदर पार्टी। क्या बोला जा रहा है कि डिफेक्शन एक ऐसा, डिफेक्शन का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं दल बदलना। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिस पार्टी से वो आ रहा था, जिस पार्टी पर वो जीता था, कुछ समय के बाद वो क्या करता है, वो दूसरी उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो सपोज अगर कोई बीजेपी पार्टी से जीतता है, वो क्या करेगा, वो बेसिकली कुछ समय के बाद क्या कर रहा था, कांग्रेस पार्टी में चला जा रहा था, या कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में चला जा रहा था, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में चला जा रहा था। तो बेसिकली जब अपनी पार्टीज लोग चेंज कर रहे थे, किसी और पार्टी के टिकट पर जीत रहे थे और फिर कुछ समय के बाद दूसरी पार्टी में चले जा रहे थे, बिकॉज ऑफ या तो हो सकता है कि उनको कुछ बड़ी मिनिस्टर का पद मिल रहा है, कुछ पैसे मिल रहे हैं, या कोई भी करप्शन के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो वो इस तरीके से क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें डिफेक्शन के तौर पर जानी जाती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने अंडरस्टैंड करी। तो फिर यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर डिफेक्शन होना चालू हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि देयर वाज अ शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल लॉयल्टी। पॉलिटिकल लॉयल्टी मतलब कि अगर कोई भी एक इंडिविजुअल एक पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है, उसमें जीत भी जाता है वो, तो उसकी वफादारी उसकी पार्टी की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी ने ही तो टिकट दिया है। लेकिन कुछ समय के बाद वो किसी बड़े मिनिस्टर पद की लालच में जब दूसरी पार्टी में चला जा रहा था, तो ये क्या हो रहा था, शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ हो रहा था। इसकी वजह से सबसे बड़ा जो दिक्कत था ना वो क्या था कि पहली बात जो कोलिशन था वो लगातार क्या हो रहा था, कोलिशन का एक तरीके से कोलिशन गिर जा रहा था, क्योंकि कोलिशन में अलग अलग पार्टीज मिलकर के सरकार बनाती है। अब एक पार्टी से कुछ मेंबर्स चले गए दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना ली इन्होंने, तो ये तो गिर गया ना कोलिशन यहाँ पर।
तो ये चीज़ हो रही थी, इसकी वजह से एक एक 2-2 साल के अंदर अंदर अगर आप देखोगे काफ़ी सारे स्टेट्स में जो कोलिशन गवर्नमेंट बन रही थी वो गिर जा रही थी। ठीक है। और दूसरी बड़ी चीज़, दूसरा बड़ा जो दिक्कत था वो इंडिया की डेमोक्रेसी को लेकर के भी था। क्या था? डेमोक्रेसी देखो चलती है ट्रस्ट के साथ, है ना। डेमोक्रेसी में लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि भाई अच्छा ये इस पार्टी का लीडर है और ये क्या करेगा, ये इस पार्टी की आइडियोलॉजी के मुताबिक काम करेगा और हमारे लिए काम करेगा। लेकिन जब लीडर खुद कुछ समय के बाद अपनी पार्टी को चेंज करके अपने खुद के फायदे के लिए दूसरी पार्टी में चला जा रहा है, तो लोगों का ट्रस्ट भी तो वो वायलेट कर रहा है ना, लोगों का ट्रस्ट भी तो ब्रीच कर रहा है ना यहाँ पर एक तरीके से, है ना। तो फिर जब वो व्यक्ति जो किसी और पार्टी के टिकट पर एक तरीके से जीत रहा था वो अपनी पार्टी को ही चेंज कर लेता है और दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो फिर इससे लोगों का ट्रस्ट तो ऑब्वियस सी बात है अफेक्ट होगा। पूरे के पूरे जो नेता है जो बार बार अपनी पार्टीज़ को चेंज कर रहा है ना। तो फिर लोग ये भी सोचेंगे कि भाई जब ये अपनी पार्टी की तरफ ही वफादार नहीं है तो ये हमारी तरफ वफादार कैसे होगा। तो इसकी वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर जो ट्रस्ट था, डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में ये है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रस्ट करते हैं कि वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करेगा। लेकिन जब एक रिप्रेजेंटेटिव अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए काम करने लग जाता है, अपने वेलफेयर के लिए काम करने लग जाता है, अपनी कुर्सी की चिंता करने लग जाता है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का जो ट्रस्ट है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर वो डिक्लाइन होगा। एंड ये डेमोक्रेसी की वीकनेस को शो कर रहा था। समझ में आया? तो ये चीज़ें हो रही थी। अब इस चीज़ के पीछे इसके पीछे क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है आया राम गया राम का, कि राम क्या कर रहा है एक तरीके से यहाँ पर। देखो राम का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो इंडिविजुअल एक समय किसी दूसरी पार्टी में था वो क्या कर रहा है, वो आ रहा है एक पार्टी में, फिर जा रहा है दूसरी पार्टी में, फिर वापस आ रहा है उसी पार्टी में, फिर वापस जा रहा है दूसरी पार्टी में। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट पढ़ा है आया राम गया राम। इसके पीछे का स्टोरी क्या है तो हम समझते हैं। तो गयालाल एक एमएलए थे आके हरियाणा में 1967 इलेक्शन में ये जीत गए थे। ठीक है। वो क्या करते हैं, एक ही रात में लगभग कुछ घंटों के अंदर अंदर वो अपनी पार्टी को 3 बार चेंज करते हैं। पहले कांग्रेस में थे ओरिजिनली, वो यूनाइटेड फ्रंट में चले जाते हैं। हो गया होगा, कुछ सेटलमेंट हो गया होगा यूनाइटेड फ्रंट के साथ। ठीक है। तो कांग्रेस से कहाँ चले गए, यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ समझ में आया होगा कि नहीं भाई ऐसा ठीक नहीं है, या कुछ भी रीजंस हुआ होगा, तो वापस क्या करते हैं, पहले गए कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट, फिर दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट से वापस कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन इतने में मन नहीं भरता उनका, फिर क्या करते हैं वो, फिर विद इन 9 आवर्स 9 घंटे के अंदर अंदर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आता है, क्या उनको लगता है, वो दोबारा से क्या करते हैं, दोबारा से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर फिर से वापस यूनाइटेड फ्रंट में चले जाते हैं। राइट। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके। तो इसकी वजह से वहाँ पर जब वो एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनको जब दूसरी पार्टी में मेंबर बनाया जा रहा था, तो फिर उनको क्या बोला गया, उनको डिक्लेयर किया गया दैट गया राम वॉज नाउ आया राम। जो गया राम थे ना, मतलब जो जा चुके थे हमारी पार्टी को छोड़कर, वो वापस आ रहे हैं और दोबारा से इस पार्टी के मेंबर बन रहे हैं। राइट। तो ये चीज़ें हो रही है, इसीलिए बोला जा रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी कोई अपनी मतलब एक तरीके से कपड़े भी बदलता नहीं है जितनी जल्दी जल्दी वो अपनी पार्टी को चेंज कर रहे हैं। राइट। तो ये चीज़ें हैं, गया राम आया राम इस तरीके से पढ़ा, और फिर बाद में बोला गया हे राम, क्योंकि बार बार चीज़ें चेंज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि हे राम तो बोलना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्प्लिट इन द कांग्रेस। तो हमने ये समझ लिया कि 1967 में कांग्रेस की पोजीशन क्या हो जाती है, एक तरीके से उसको चैलेंज मिलता है। इसी चीज़ को क्या बोला जा रहा है, चैलेंज टू द कांग्रेस सिस्टम। चैलेंज कैसे मिला ना, चैलेंज सीधा सीधा कांग्रेस को कि भाई अपोजिशन पार्टीज ने चैलेंज कर दिया तो लगभग 9 स्टेट्स में कांग्रेस अपनी सरकार खो बैठती है, मतलब एक तरीके से सरकार नहीं बना पाती है। सेंटर में भी उसकी सीट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इवन दो मेजोरिटी उसके पास है लेकिन सेंटर में भी सीट कम होगी, तो जो कांग्रेस डोमिनेंस है वो तो चैलेंज किया गया ना। राइट। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्प्लिट इन द कांग्रेस कैसे। 1967 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस में और ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, स्प्लिट देखने को मिलता है, और कांग्रेस अंदर से ही क्या होने लगती है, कमज़ोर होने लग जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, वी सो दैट आफ्टर 1967 इलेक्शन द कांग्रेस रिटेन पावर एट द सेंटर बट विद अ रिड्यूस्ड मेजोरिटी एंड द लॉस्ट पावर इन मेनी ऑफ द स्टेट्स। काफ़ी सारे स्टेट्स में कांग्रेस अपनी पावर लूज कर जाती है, बट हाँ सेंटर में अपनी पावर को वो रिटेन करके रखती है। राइट। इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पर जो हमें समझना है वो समझना है इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। कांग्रेस के अंदर ही पॉलिटिकल कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या बोला गया, रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी। अभी अगर आप देखोगे,
अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, 1967 में इलेक्शन हुए, दोबारा से क्या होता है, दोबारा से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है। ठीक है, दोबारा से लीडर के तौर पर, क्योंकि कांग्रेस के पास मेजोरिटी है, तो इंदिरा गांधी को ही दोबारा से प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, अब इंदिरा गांधी चैलेंज फेस करती है, और वो भी अपनी ही पार्टी के अंदर से। किससे? सिंडिकेट से। सिंडिकेट क्या है, कौन लोग हैं सिंडिकेट में, ये सारी चीज़ें समझते हैं। She had to deal with the syndicate, a group of powerful and influential leaders from within the Congress. कांग्रेस के अंदर ही जो पावरफुल लीडर्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लीडर है, जिसको हम कह सकते हैं बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से वो चैलेंज करते हैं किसको, इंदिरा गांधी को। एंड इंदिरा गांधी को उन्हीं की वजह से अंदर से ही, कांग्रेस के अंदर से ही क्या मिल रहा है, उनको चैलेंज मिल रहा है। तो चैलेंज क्या था भाई, क्यों हम लोग कह रहे हैं कि एक तरीके से इंदिरा गांधी को चैलेंज किया जा रहा है, उनकी पावर को एक तरीके से पावर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी जा रही है, इसके पीछे का रीज़न हम समझेंगे। तो हुआ क्या, द सिंडिकेट हैड प्लेड अ रोल इन इंस्टॉलेशन ऑफ इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर बाय इंश्योरिंग हर इलेक्शन एज लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी। क्या बोला जा रहा है कि जब इंदिरा गांधी का चुनाव हो रहा था, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में ना सिंडिकेट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। क्योंकि अभी हमने पिछले वाले में अंडरस्टैंड करा, बड़े बड़े दिग्गज नेता ने मोरारजी देसाई को छोड़कर इंदिरा गांधी को क्यों चूज़ करा, इसलिए चूज़ करा क्योंकि उनको लग रहा था कि भविष्य में, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इंदिरा गांधी के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्या करेगी, इनके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, सिंडिकेट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, और जो कुछ भी काम होगा वो सिंडिकेट के द्वारा किया जाएगा। राइट, तो वो एक तरीके से क्या कर रहे थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंदिरा गांधी क्या करेगी, उनकी एडवाइस को फॉलो करेगी, है ना। लेकिन हुआ क्या, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, इंदिरा गांधी अपने आप को असर्ट करना चालू कर देती है, यानी कि अपनी पावर को अपने अनुसार इस्टेब्लिश करना चालू कर देती है, अपने अनुसार यूज़ करना चालू करती है। शी चोज हर ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी, स्लोली एंड केयरफुली शी साइडलाइंड द सिंडिकेट। तो देखो, ज़रूरी नहीं है ना कि जैसा सोचकर चला जाए वैसा ही हो, तो सिंडिकेट्स के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, एक तरीके से धोखा हो गया उनके साथ। कैसा हुआ कि वो सोच रहे थे कि अगर हम इंदिरा गांधी को बना देते हैं तो इंदिरा गांधी क्या करेगी, इंदिरा गांधी एक तरीके से हमारी तरफ काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करेगी, बिकॉज हमारी सपोर्ट की वजह से इंदिरा गांधी क्या बनती है, प्रधानमंत्री बनती है। तो उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन ये चीज़ उल्टी पड़ जाती है। इंदिरा गांधी क्या करने लग जाती है, इंदिरा गांधी फिर कुछ समय के बाद अपने आप को एक इंपॉर्टेंट लीडर के तौर पर स्टैब्लिश करती है। वो बोलती है कि ठीक है, मैंने मान लिया कि आपका सपोर्ट था, लेकिन पावर तो मेरे हाथ में है ना, प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी है। राइट, तो उन्होंने फिर ये वो इस तरीके से अपने अनुसार डिसीजन मेकिंग करनी चालू करी, ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करना चालू करा जो उनको लग रहा था कि हाँ भाई ये व्यक्ति है जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। उनसे इस तरीके से उन्होंने क्या करा, एक तरीके से सिंडिकेट को साइडलाइन करना चालू कर दिया। पूछती ही नहीं थी वो क्या करना है, किस तरीके से करना है। हाँ ठीक है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये खुद के ट्रस्टेड इंडिविजुअल से बात करेगी ना, ये क्यों दोबारा से सिंडिकेट के पास जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, जो उनकी चाल थी या जो उनका थिंकिंग था वो काफ़ी उल्टा पड़ गया सिंडिकेट का। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं सिंडिकेट के बारे में, थोड़ा सा एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो सिंडिकेट है वो क्या है, सिंडिकेट का मतलब होता है बेसिकली, अगर हम ओरिजिनली बात करें, सिंडिकेट का मतलब होता है एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ आते हैं और एक साथ एक पर्टिकुलर एम के लिए काम करते हैं, उसको सिंडिकेट कहते हैं। कांग्रेस में सिंडिकेट की बात करें तो इट इज़ एन इनफॉर्मल नेम विच इज़ गिवन टू द ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर हु वर इन द कंट्रोल ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन। पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को जो सब कुछ कंट्रोल करते थे ना, कौन क्या बनेगा, किस तरीके से किस किस को क्या पद मिलेगा, कैसे पार्टी चलेगी, कौन, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर, ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल करने वाले जो इंडिविजुअल्स थे, उनका इनफॉर्मल नाम था कांग्रेस सिंडिकेट। राइट, इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जैसे कि के कामराज थे इसमें, साथ ही साथ में एस के पाटिल थे, साथ ही साथ में अतुल्य घोष है, नीलम संजीवा रेड्डी है। ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो एक तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे, जिसको दिग्गज नेता कहते हैं, पार्टी कमांड कह लो, हाई कमांड कह लो, कुछ भी कह लो। राइट, तो सारा का सारा कैसे करना है पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है। अब उसके बाद क्या होता है, इसके बाद इंदिरा गांधी क्या करने लग जाती है, इंदिरा गांधी फेस्ड 2 चैलेंजेस। इंदिरा गांधी को 2 चैलेंज फेस करने पड़े। सबसे पहला क्या है कि अपने आप को इंडिपेंडेंस करना है, अपने आप की इंडिपेंडेंस को बिल्ड करना है सिंडिकेट से। किसी भी तरीके से सिंडिकेट का इन्फ्लुएंस इंदिरा गांधी नहीं चाह रही थी कि उनके ऊपर हो, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर हो, उनके डिसीजंस के ऊपर हो, तो इसके लिए खुद को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा ना। कांग्रेस के अंदर जब सारे मेंबर्स सिंडिकेट को सपोर्ट करते हैं तो कुछ मेंबर्स ऐसे भी तो स्टैब्लिश करने पड़ेंगे, कुछ मेंबर्स का सपोर्ट इंदिरा गांधी को खुद के लिए भी तो लेना पड़ेगा, ताकि वो लोग इंदिरा गांधी को सपोर्ट करें,
है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी क्या करने की कोशिश कर रही थी, सिंडिकेट को साइडलाइन करते हुए अपनी इंडिपेंडेंस को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है रीगेनिंग द ग्राउंड्स दैट द कांग्रेस हैड लॉस्ट इन 1967 इलेक्शन। दूसरी तरफ क्या करना है, जो कांग्रेस जिस जिस स्टेट्स में मेजोरिटी लेकर नहीं आ पाई वहाँ पर दोबारा से मेजोरिटी लेकर आ पानी है, और कांग्रेस की जो जड़ें हैं उन सारे स्टेट्स में और ज़्यादा मजबूत करनी है। तो ये दो चैलेंज है। पहला चैलेंज क्या है, सिंडिकेट से इंडिपेंडेंस अपनी इस्टेब्लिश करना ताकि सिंडिकेट किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस ना कर पाए इंदिरा गांधी को। और दूसरी तरफ क्या करना है, कांग्रेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है उन स्टेट्स में पर्टिकुलरली जहाँ पर वो नहीं जीत पाई। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो इंदिरा गांधी ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए। क्या करा उन्होंने, शी सिंपली कन्वर्टेड द पावर स्ट्रगल इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। उन्होंने पावर स्ट्रगल को आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दिया। क्या है इसका मतलब, इसको समझते हैं। देखो, कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी ने क्या करा, इंदिरा गांधी ने एक पॉलिसी जो लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिसी है, लेफ्ट और राइट का डिफरेंस हमने पढ़ा है ना, लेफ्ट का मतलब है जो प्रो पुअर पॉलिसीज़ है, राइट। तो जो लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ वो लेकर के आई जिसका नाम क्या है, 10 पॉइंट प्रोग्राम। जिसका नाम क्या है, 10 पॉइंट प्रोग्राम। तो 10 पॉइंट प्रोग्राम में बहुत सारे क्या थे, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स थे, जैसे कि सोशल कंट्रोल ऑफ द बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम। ये सारे क्या है, ये सारे एक ऐसे तरीके हैं जिससे सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अर्बन प्रॉपर्टी पर एक सीलिंग लगा देना, इनकम पर सीलिंग लगा देना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करना फूड ग्रेन्स का, लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आना, हाउस एक तरीके से स्टैब्लिश करना, किसके लिए, गरीब लोगों के लिए। कहने का मतलब क्या है कि कांग्रेस में रहते हुए इंदिरा गांधी ने क्या करना चालू करा, 10 पॉइंट प्रोग्राम्स में टीपीपी में एक तरीके से इस पॉलिसी के अंतर्गत काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स लिए जो सोशलिस्ट स्टेप्स थे। एंड दीज वर प्रो पुअर स्टेप्स, दीज वर प्रो पुअर स्टेप्स, राइट। इस तरीके से काम करना उन्होंने चालू करा। तो यहाँ पर जो इस समय ये जो 10 पॉइंट प्रोग्राम है उसको जब लेकर आती है इंदिरा गांधी, तो जो सिंडिकेट लीडर्स होते हैं, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता होते हैं, वो फॉर्मली तो अप्रूव कर देते हैं इन लेफ्ट विंग प्रोग्राम्स को, लेकिन वो काफ़ी सारा दे हैड अ सीरियस रिजर्वेशंस अबाउट द सेम। मतलब ऊपर ऊपर से वो हाँ कर रहे हैं कि ठीक है ऐसा कर लो ऐसा कर लो, लेकिन अंदर से दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। इंदिरा गांधी की जो लेफ्ट विंग ओरिएंटेड पॉलिसीज़ थी ना, जो प्रो पुअर पॉलिसीज़ थी, उसको लेकर के सिंडिकेट बहुत ज़्यादा क्या नहीं थे, एक तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थे। वो सोच रहे थे कि भाई इतना ज़्यादा प्रो पुअर होने की क्या ज़रूरत है। समझ में आ गया। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने क्या करा, अपना जो दो चैलेंजेस इंदिरा गांधी फेस कर रही थी, सिंडिकेट से इंडिपेंडेंस स्टैब्लिश करने में और कांग्रेस की रूट्स को स्टेट्स में और ज़्यादा मजबूत करने में, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, आइडियोलॉजी को अपनाया, आइडियोलॉजिकल पॉलिसीज़ को अपनाया, जिसमें था मेजर 10 पॉइंट प्रोग्राम। एंड उन्होंने सोशलिज्म को आगे एक तरीके से वेपन के तौर पर इस्तेमाल करा, सोशलिज्म को स्टैब्लिश कर, सोशलिज्म की जो पॉलिसीज़ हैं उनका इस्तेमाल करना उन्होंने और ज़्यादा चालू करा, ताकि उनको क्या मिल सके, जो डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी है उनका सपोर्ट वो गेन कर सके। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 1969। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि एक फाइनल क्या होता है, एक फाइनल ऐसी चीज़ हो जाती है कांग्रेस में बिटवीन द सिंडिकेट एंड बिटवीन इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी लगातार क्या कर रही है, इंदिरा गांधी एक तरीके से इनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिंडिकेट कोशिश क्या कर रहे हैं, इंदिरा गांधी की पॉलिसीज़ को बार बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। दोनों तरफ से क्या है, एक तरीके से प्रेशर पड़ रहा है एक दूसरे के ऊपर कि भाई तुम दूर हटो तुम दूर हटो, राइट। अब जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है 1969 में, तो ये जो प्रेशर था वो क्या हो जाता है, एक तरीके से जो दोनों के बीच में टकराव की स्थिति पड़ रही है ना, एक तरीके से इंदिरा के बीच में एंड साथ ही साथ सिंडिकेट के बीच में, वो यहाँ पर और ज़्यादा क्लियर तरीके से दिखाई देती है। हो क्या रहा है कि यहाँ पर बोला जा रहा है दैट फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी केम टू ओपन इन 1969। तो जो फैक्शनल राइवलरी थी सिंडिकेट के बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में, वो 1969 में क्लियर कट तरीके से दिखाई देती है। क्या हो रहा था भाई, कैसे क्लियर कट तरीके से दिखाई देती है, जाकिर हुसैन जो हमारे प्रेसिडेंट थे, जब उनकी डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद डिसाइड करना होता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। तो जो सिंडिकेट मेंबर्स थे, क्योंकि वो पार्टी की सब कुछ डिसाइड करते थे कि किस कैंडिडेट को क्या बनाना है, तो उन्होंने क्या डिसाइड करा, उन्होंने डिसाइड करा कि नीलम संजीवा रेड्डी को प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ा करा जाएगा कांग्रेस की तरफ से। और नीलम संजीवा रेड्डी क्या थे, वो बहुत लंबे टाइम से कांग्रेस में रहते हुए इंदिरा गांधी के क्या थे, इंदिरा गांधी के एक तरीके से ओपोनेंट थे, ठीक है, लॉन्ग टाइम ओपोनेंट थे इंदिरा गांधी के, और उस समय स्पीकर भी थे लोकसभा के।
तो समझ में आया क्या हो रहा है। सिंडिकेट क्या करने की कोशिश कर रही है, सिंडिकेट कोशिश कर रही है नीलम संजीवा रेड्डी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। इंदिरा गांधी के एक तरीके से इंदिरा गांधी को की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाए। एंड क्योंकि नीलम संजीवा रेड्डी और इंदिरा गांधी एक तरीके से क्या है, ओपोनेंट है एक दूसरे के, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाते हुए प्रेसिडेंट अगर वो बन जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो इंदिरा गांधी की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। राइट, क्योंकि वो क्या है, प्रधानमंत्री है ना। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करेंगे कि जो कुछ प्रधानमंत्री अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो हो सकता है मे बी प्रेसिडेंट मना कर दे उस काम को, है ना, उस पर्टिकुलर पॉलिसीज़ पर साइन करने से, ऐसी कुछ चीज़ों से यहाँ पर हो रहा था प्रॉब्लम। इस तरीके से वो लोग सोच रहे थे कि नीलम संजीवा रेड्डी बन जाएंगे तो हो सकता है कि दोबारा से सिंडिकेट का जो इन्फ्लुएंस है प्रधानमंत्री की डिसीजंस पर एंड इन सब चीज़ों पर बढ़ जाए। लेकिन इंदिरा गांधी क्या कर रही थी, इंदिरा गांधी वॉज डिटरमाइंड कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं होने देंगे, किसी भी तरीके से नीलम संजीवा रेड्डी को नहीं बनने देंगे, क्योंकि उससे जो इंदिरा गांधी एम कर रही थी अपनी इंडिपेंडेंस को स्टैब्लिश करने का, कि किसी भी तरीके से सिंडिकेट का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ना रहे, वो तो अफेक्ट हो जाएगा, वो फिर पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंदिरा गांधी ने जो ऐसे इंडिविजुअल जो उनको एक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे उनको उन्होंने क्या करा, शी रिटेलिएटेड बाय एनकरेजिंग द देन वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी टू फाइल हिज नॉमिनेशन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो उन्होंने क्या करा, इंदिरा गांधी ने रिटेलिएट करा और जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उनको एक तरीके से अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए बोल दिया कि आप क्या करो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश करो। राइट, क्यों बोला गया ऐसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपना ऑफिशियल कैंडिडेट बता दिया ना कि कौन है, नीलम संजीवा रेड्डी है। राइट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बोला गया कि जो वीवी गिरी थे उनको इंदिरा गांधी ने एक तरीके से क्या करा, उनको एक तरीके से बोला कि आप क्या करो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को नॉमिनेट करो और आप भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करो। ठीक है, साथ ही साथ में उसके बाद क्या होता है, इंदिरा गांधी बहुत सारी ऐसी कुछ बिग एंड पॉपुलर पॉलिसी मेजर्स भी लेकर के आती है, अनाउंस करती है, जैसे कि नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स, 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स, एबॉलिशन ऑफ द प्रीवी पर्स यानी कि जो ऐसे स्पेशल अलाउंसेस थे जो किसको दिए जा रहे थे, बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स को दिए जा रहे थे, ऑन द कंडीशन कि देखो उन्होंने इंटीग्रेट करा ना भारत के साथ, तो हम लोगों ने क्या दिया, उनको अलाउंस दिया, स्पेशल अलाउंस दिया कि ठीक है तुम भारत में इंटीग्रेट हो जाओ, हम बदले में कुछ आपको अलाउंसेस देंगे, आपको ये भी देंगे कि आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी को बेसिकली अपने कंट्रोल में रख सकते हो और गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को नहीं छीनेगी, क्योंकि बहुत बड़ी काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी होती थी उनके पास, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करी जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये सारी पॉलिसीज़ अनाउंस करी ना जैसे इंदिरा गांधी ने, तो उस समय जो इंडिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उन्होंने क्या करा, बेसिकली डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ में वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को जो इंदिरा गांधी ने जो पॉलिसी अनाउंसमेंट करा उनके खिलाफ वो चले गए, उन्होंने बोला कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, बिकॉज वो एक तरीके से जो प्रिंस को जो मतलब प्रिंसली स्टेट्स को जो प्रीवी पर्स दिए जा रहे थे वो उसको अबॉलिश करने के खिलाफ थे। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा नेशनलाइजेशन के सपोर्ट में नहीं थे। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इंदिरा गांधी के बीच में मोरारजी देसाई के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाती है, एंड कुछ समय के बाद मोरारजी देसाई क्या करते हैं, सरकार एक तरीके से वो लीव कर देते हैं गवर्नमेंट को, अपना जो पोस्ट होता है वो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि भाई एक तरफ सिंडिकेट है, एक तरफ क्या है, सिंडिकेट है, एक तरफ क्या है, इंदिरा गांधी है, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। एंड प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हुए भी यहाँ पर क्लियर कट तरीके से दिखाई दे रहा है कि सिंडिकेट किसी और को प्रेसिडेंट बनाना चाहती है, इंदिरा गांधी किसी और को प्रेसिडेंट बनाना चाहती है। राइट, और साथ ही साथ में इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो तो हमने समझ लिया। अब उसके बाद क्या होता है, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने होते हैं, वोटिंग करी जाती है, तो उस समय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे निजालिंगप्पा, उन्होंने विप को इशू करा, और विप इशू करते हुए ये बोला कि जो कांग्रेस के एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, वो क्या करेंगे, नीलम संजीवा रेड्डी को वोट करेंगे। विप बेसिकली एक ऑर्डर होता है कांग्रेस की, मतलब जो भी पार्टी होती है, पार्टी के मेन स्ट्रीम लीडर के द्वारा एक ऑर्डर इशू किया जाता है कि सो एंड सो लीडर्स को वोट किया जाएगा, और ये सारे ऑर्डर को मानना पड़ता है जो भी एमपीज़ एंड एमएलएज होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि सारे के सारे कांग्रेस के लोग क्या करेंगे, नीलम संजीवा रेड्डी को वोट करेंगे। उस समय जो कुछ सपोर्टर्स थे इंदिरा गांधी के पार्टी के अंदर, दे रिक्वेजिशन अ स्पेशल मीटिंग, उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि देखो एक स्पेशल मीटिंग रखते हैं
किसकी? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। और उन्होंने ये डिमांड करा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रखेंगे और उसमें ये बोलेंगे कि ज़रूरी नहीं है हर किसी को नीलम संजीवा रेड्डी को वोट ही करना है। आप यू आर फ्री टू चूज़, यू आर फ्री टू डिसाइड एंड यू आर फ्री टू चूज़ कि आपको किसको वोट करना है। इस तरीके से वो लोग बात रखना चाह रहे थे जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे, लेकिन ऐसी मीटिंग होने ही नहीं दी। तो फिर इंदिरा गांधी के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा। इंदिरा गांधी क्या करती है? इंदिरा गांधी ओपनली आती है और उसके बाद इंदिरा गांधी क्या करती है? सबको बोलती है, कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स थे उनको बोलती है कि आप कॉन्शियसली वोट करना, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना, और जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के तौर पर आपको ठीक लगे, नीलम संजीवा रेड्डी लगे या वीवी गिरी लगे, आप उसको वोट करना। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको विप की बात माननी ही है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको नीलम संजीवा रेड्डी को फोर्सफुल तरीके से आपको वोट करना ही करना है। आप फोर्स नहीं किए जा रहे हैं, आपको अपनी वोट को कॉन्शियस तरीके से एक्सरसाइज करना है। इसके बाद क्या होता है? वीवी गिरी इस कहने के बाद क्या होता है? इतना कहने के बाद फिर जब वोटिंग होती है तो वीवी गिरी जीत जाते हैं, और जो नीलम संजीवा रेड्डी है, जो सिंडिकेट के एक तरीके से प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन थे, वो हार जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? द डिफीट ऑफ ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मलाइज द स्प्लिट इन द पार्टी। जब ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट जो कि नीलम संजीवा रेड्डी थे वो हार जाते हैं, तो उसके बाद पार्टी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कैसे? कांग्रेस के प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर यानी इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्या करा? इंदिरा गांधी ने एक तरीके से पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट करा है। पार्टी के खिलाफ जाकर के एक तरीके से क्या करा है कि जो पार्टी के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे, और साथ ही साथ में जो पार्टी ने कमांड दी थी कि आप सभी लोग क्या करेंगे? सभी लोग नीलम संजीवा रेड्डी को वोट करेंगे। उसके खिलाफ जा कर के इंदिरा गांधी ने लोगों से, कांग्रेस के एमपीज़ और एमएलए से ये बोला कि आप कॉन्शियसली वोट करना, ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टी की लीडरशिप को बात मानते हुए ही वोट करोगे। तो क्या हो गया? पार्टी डिसिप्लिन एक तरीके से वायलेट होगी, इसलिए इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि 1969 में आकर के द कांग्रेस ग्रुप दैट वाज लेड बाय सिंडिकेट केम टू बी रेफर्ड टू एज कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सिंडिकेट का जो कांग्रेस था, जो सारे मेंबर्स कांग्रेस के एमपीज एमएलए जो सिंडिकेट को सपोर्ट कर रहे थे, उसका वो उन्होंने अपने आप को क्या बोला? उन्होंने बोला दैट वी आर कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। और इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस का जो ग्रुप था वो क्या कहलाया जाने लगा? कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, दैट इज़ कांग्रेस आर। तो एक तरफ क्या हो गया? एक तरफ हो गया कांग्रेस ओ, सिंडिकेट लीडर्स का पूरा कांग्रेस, और एक तरफ इंदिरा गांधी वाला जो कांग्रेस है, इंदिरा गांधी के कुछ सपोर्टर्स कांग्रेस में, और खुद इंदिरा गांधी, ये सारे के सारे लोग क्या आ गए? एक तरीके से कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट में आ गए। ओके। तो जो कांग्रेस ओ है उसको ओल्ड कांग्रेस के तौर पर जाना जाता है, और वहीं जो कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट थे उनको क्या बोला जाने लगा? न्यू कांग्रेस के तौर पर उनको बोला जाने लगा कि भाई जो कांग्रेस ओ है वो पुरानी कांग्रेस है, और जो न्यू कांग्रेस है, कांग्रेस आर, वो एक तरीके से न्यू कांग्रेस है, एंड दैट इज़ लेड बाय इंदिरा गांधी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे फाइनली जो चीज़ें धीरे धीरे क्या हुई थी, कांग्रेस सिंडिकेट और इंदिरा गांधी की कन्फ्लिक्ट से शुरू हुई थी, वो क्या हो जाती है? वो पार्टी को डिवाइड कर देती है और पार्टी में स्प्लिट हो जाता है। पार्टी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ हो जाती है कांग्रेस ओ, दूसरी तरफ क्या हो जाती है? कांग्रेस आर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। 1971 इलेक्शन एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस। अब हम समझेंगे 1971 इलेक्शन किस तरीके से कॉन्टेस्ट किया जाता है, कैसे कांग्रेस ओ भी लड़ रही है, कांग्रेस आर भी लड़ रही है, तो आखिरकार जीतता कौन है, कैसे अपोजिशन पार्टीज इकट्ठा हो जाती है यहाँ पर इंदिरा गांधी को हटाने के लिए, ये सारा समझेंगे। और कैसे यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है? कांग्रेस का रिस्टोरेशन होता है। ठीक है। डिस्पाइट दैट फैक्ट कि यहाँ पर इंदिरा गांधी को बहुत टफ चैलेंज फेस करने को मिल रहा है इलेक्शन में, क्या टफ चैलेंज है उसको भी समझेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस आर यानी कि इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस है वो क्या करती है? इस पूरे इलेक्शन को जीत लेती है। तो कैसे जीतती है, क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी जाती है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड दैट। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? बेसिकली जब पार्टी में स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस में, तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन जाती है, क्योंकि कुछ मेंबर्स कांग्रेस की सरकार से मतलब इंदिरा गांधी के एक तरीके से सपोर्ट हटा लेते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस ओ बन जाती है, राइट। तो इसलिए इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो है वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के तौर पर रिड्यूस हो जाती है। लेकिन फिर भी डिस्पाइट दैट फैक्ट कि इंदिरा गांधी के पास मेजोरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी सरकार को कंटिन्यू करती है, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा है। किसका सपोर्ट मिल रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सपोर्ट मिल रहा था और डीएमके का सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है। तो एक तरीके से ये इशू बेस्ड सपोर्ट था कि बाहर से क्या किया जा रहा था? बाहर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डीएमके के कुछ मेंबर्स क्या कर रहे थे? कांग्रेस में जो इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे थे, एंड इसकी वजह से इंश्योर हो रहा था कि कांग्रेस या जो इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू हो, वो गिरे ना।
क्योंकि उनके पास दूसरे मेंबर्स भी थे, दूसरी पार्टी के लीडर्स भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो कभी भी कुछ वोटिंग वगैरह होती थी तो वोटिंग में जो संख्या कम पड़ती थी, जितनी वोट कम पड़ती थी, तो वो वोट वो वोट एक तरीके से कंपनसेट कर दी जाती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर्स वोट कर देते थे और डीएमके के कुछ मेंबर्स वोट कर दिया करते थे। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि इस पीरियड के दौरान जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस अटेम्प्ट करा अपने आप को सोशलिस्ट दिखाने का। इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे अपने आप को दिखाना चालू करा कि वो क्या करेगी, वो एक तरीके से सोशलिस्ट या सोशलिज्म पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने के लिए काम करेगी। जैसे लैंड रिफॉर्म्स की बात करें या लैंड सीलिंग्स की बात करें, ये सारी चीज़ें उन्होंने और ज़्यादा क्या करा, इस पर काम करना चालू करा। क्योंकि इंदिरा गांधी अपनी जो डिपेंडेंस है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डीएमके के ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस की डिपेंडेंस थी, उसको वो रिड्यूस करना चाह रही थी। एंड वो अपनी पोजीशन जो है पार्टी पोजीशन पार्लियामेंट में उसको स्ट्रेंथन करना चाह रही थी। एंड सीक अ पॉपुलर मैंडेट फॉर अर प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम के लिए एक इंपॉर्टेंट मैंडेट लेकर आना चाह रही थी। तो इसलिए क्या करा इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इन दिसंबर 1970। उन्होंने 1970 में लोकसभा के डिसोल्यूशन की डिमांड कर दी, क्योंकि प्रेसिडेंट भी उस समय एक तरीके से कौन थे, वीवी गिरी थे। तो वीवी गिरी एक तरीके से क्या थे, इंदिरा गांधी के सपोर्ट से बने थे। तो इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को बोला कि आप डिसॉल्व कर दो, तो प्रेसिडेंट ने भी क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया किसको, लोकसभा को। ठीक है, होना क्या चाहिए था बेसिकली, अगर आप देखोगे 1967 में इलेक्शन हुए थे पिछले वाले, तो 5 साल के लिए 5 साल के लिए एक तरीके से जो सरकार है वो चलनी चाहिए थी, लोकसभा चलनी चाहिए थी। यानी कि एज पर दिस 1972 में इलेक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन इलेक्शन कब हुए, 5th जनरल इलेक्शन लोकसभा के 1971 फरवरी में, यानी 1 साल पहले लगभग हो गए। क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी क्या करना चाह रही थी, इंदिरा गांधी बेसिकली अपनी डोमिनेंस को मेंटेन एस्टैब्लिश करना चाह रही थी। अपनी आप की इंडिपेंडेंट तरीके से वो एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी के साथ अपनी पार्टी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश वो कर रही थी। और जो अपनी डिपेंडेंस है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डीएमके के ऊपर, उसको रिड्यूस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि दोबारा से इलेक्शन हो और इलेक्शन में कांग्रेस आर या कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट को क्या मिले, मेजॉरिटी वोट मिले। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कॉन्टेस्ट। कंटेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे जो कांग्रेस आर है उसके खिलाफ सारी की सारी पार्टीज़ लगभग क्या करती है, एक साथ इकट्ठा होती है और कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी को हटाने के लिए काम करती है। तो यहाँ पर आप देखोगे नॉन कम्युनिस्ट एंड जो नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सारे के सारे एक साथ इकट्ठा होकर के एक अलायंस बनाती है, और वो अलायंस क्या है, ग्रैंड अलायंस। ठीक है, उस अलायंस का नाम क्या है, ग्रैंड अलायंस है। कौन सी, नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज़। और रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जो रूलिंग पार्टी है यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका अलायंस किसके साथ था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ अलायंस था। राइट, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया प्लस कांग्रेस आर, इंदिरा गांधी की कांग्रेस एक तरफ और बाकी सारी की सारी जो पार्टीज़ है वो एक तरफ, एज ग्रैंड अलायंस, एज ग्रैंड अलायंस। समझ में आ गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी ने क्या सोचा, इंदिरा गांधी ने सोचा कि द न्यू कांग्रेस हैड समथिंग दैट इट्स बिग अपोनेंट लैक्ड। तो जो बड़े बड़े अपोनेंट थे, जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ थी, उनमें एक तरीके से कुछ कमियां थी और उसी कमियों को एक तरीके से कांग्रेस समझ करके क्या कर रही थी, कुछ काम कर रही थी। जैसे कांग्रेस ने अपना एक इशू डेवलप करा, एक एजेंडा डिसाइड करा और अपने कुछ पॉजिटिव स्लोगन्स दिए। ठीक है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपोजिशन इन सब चीज़ों में लैक कर रहा था। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, इंदिरा गांधी ने बेसिकली एक नैरेटिव सेट करा कि जो अपोजिशन का अलायंस है ना, उसका केवल एक ही एजेंडा है और वो क्या है, इंदिरा को हटाने का, रिमूविंग इंदिरा, इंदिरा हटाओ। ठीक है, उन्होंने नारा क्या दिया, अपोजिशन ने नारा क्या दिया, रिमूव इंदिरा या इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी ने इसके बदले में क्या अच्छा नारा दिया, तो उन्होंने एक तरीके से बोला गरीबी हटाओ। समझ रहे हो, दोनों नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अपोजिशन सेट कर रहा है कि भाई इंदिरा गांधी अच्छी गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं कर पा रही है, अच्छे तरीके से देश को चला नहीं पा रही है। राइट, इस तरीके से वो लोग क्या कह रहे हैं, इंदिरा हटाओ और देश बचाओ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या है, वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी कह रही है कि ये लोग एक इंडिविजुअल को हराने के लिए आ रहे हैं और इंदिरा गांधी क्या करेगी, वो एक तरीके से गरीबी को हटाने के लिए आ रही है, गरीबी हटाओ का नारे दे रही है। और इस तरीके से जो इंडिया के जो पुअर सेक्शंस हैं उनका एक तरीके से डिसएडवांटेज सेक्शंस का सपोर्ट गेन करने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। थ्रू गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ट्राई टू जनरेट अ सपोर्ट बेस अमंग द डिसएडवांटेज, स्पेशली अमंग द लैंडलेस, लेबरर्स, दलित्स, आदिवासी माइनॉरिटीज़, वुमेन एंड द अनएम्प्लॉयड यूथ। तो ये जो इंपॉर्टेंट एक तरीके से स्लोगन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है लोगों के अंदर अपनी एक तरीके से अपनी इमेज को स्टैब्लिश करना। राइट,
अपना और ज़्यादा एक तरीके से अपना जो रूट्स है उसको स्टैब्लिश करने की यहाँ पर कोशिश करना, ये सारी चीज़ें करी जा रही थी। तो थ्रू गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी क्या करती है, एक सपोर्ट बेस लेकर के आने की कोशिश करती है डिसएडवांटेज सेक्शंस में, स्पेशली लेबर्स की बात करें, दलित या आदिवासीज़ की बात करें, माइनॉरिटीज़ की बात करें, विमेन या अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आउटकम क्या होता है, क्या फाइनली आउटकम होता है, क्या इंदिरा गांधी सक्सेसफुल हो जाती है? तो बिल्कुल जो रिजल्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक थे। क्यों? द कांग्रेस आर एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो अलायंस था वो काफ़ी ज़्यादा सीटें लेकर के आ जाता है, राइट। जितना कि कांग्रेस पिछले 4 इलेक्शन में नहीं जीत पाई, पहले 4 जनरल इलेक्शन में जितना कांग्रेस सीट लेकर नहीं आ पाई, कभी भी लेकर के नहीं आ पाई, उससे ज़्यादा एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कांग्रेस इस समय क्रिएट करती है 1971 के इलेक्शन में बाय विनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। आज तक की मतलब जितने भी इलेक्शंस हुए उसमें सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस को मिल गई, राइट। तो इट वाज अ काइंड ऑफ ड्रामेटिक रिजल्ट जो यहाँ पर दिखाई देता है। और वहीं अगर हम कांग्रेस ओ की बात करें, जो एक तरीके से अपने आप को ओल्ड कांग्रेस के तौर पर स्टैब्लिश कर रही थी, वो कितना लेकर के आ पाती है? वो लगभग 16 सीट्स, बस केवल और केवल 16 सीट्स। और वहीं अगर आप कांग्रेस की बात करोगे तो 375 सीट्स थी लोकसभा में कांग्रेस की, राइट। समझ में आ पा रहा है? तो ये चीज़ें हैं, मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, जब कांग्रेस इतना ज़्यादा कांग्रेस आर इतनी सारी सीटें जब जीत गई तो उसने अपने आप को स्टैब्लिश करा। इंदिरा गांधी ने बोला कि जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस है वो रियल कांग्रेस है, दैट इज़ कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट इज़ द रियल कांग्रेस, राइट। और जो ग्रैंड अलायंस था वो क्या हो जाता है, एक ग्रैंड फेलियर के तौर पर प्रूव हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अपोजिशन जिस मकसद से आया था कि भाई इंदिरा को हटाना है वो तो हटा नहीं, और भी ज़्यादा क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सीटें ये लोग लेकर नहीं आ पाए, ठीक है। तो कांग्रेस की एक मतलब एक तरीके से इंदिरा गांधी की यहाँ पर जो इमेज है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पर, एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर उभर कर आती है। साथ ही साथ में 1971 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो इंदिरा गांधी की इमेज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है लोगों के बीच में। बहुत सारे कुछ पॉलिटिकल और मिलिट्री क्राइसिस भी थे ईस्ट पाकिस्तान में, जैसे वहाँ पर बांग्लादेश की डिमांड उठने लगी, इसकी वजह से इंडो पाकिस्तान वॉर होता है। और जब बांग्लादेश का क्रिएशन हो जाता है तो इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले ऑलरेडी 1971 में इलेक्शन जीत लिया, अब और भी ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा बांग्लादेश की इशू की वजह से एक तरीके से लोग उनको नेशनलिस्ट लीडर के तौर पर देखने लग जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर देखने लग जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर के तौर पर देखने लग जाते हैं। साथ ही साथ में जो स्टेट असेंबलीज़ में इलेक्शन हो रहे थे 1972 में, वहाँ पर भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में कांग्रेस जीत गई, इंदिरा गांधी की सरकार आ गई वहाँ पर भी। तो क्या हुआ, 2 सक्सेसिव इलेक्शन विक्ट्रीज है जो इंदिरा गांधी को देखने को मिल रही है। पहला क्या है, पहला है कि सेंटर में भी कांग्रेस, दैट इज़ कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, इतनी सारी मेजॉरिटी के साथ, है ना, इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ। वहीं स्टेट्स में भी क्या है, वहाँ पर स्टेट्स में भी कांग्रेस आ जा रही है। पहले पिछले वाले इलेक्शन में कांग्रेस लगभग 9 स्टेट से एक तरीके से हार गई थी, जीत नहीं पाई थी वहाँ पर, है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा से कांग्रेस आ गई। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस दोबारा से रिस्टोर दिखाई देता है कि दोबारा से वही देखो, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में हमने क्या देखा, सेंटर में भी कांग्रेस, स्टेट में भी कांग्रेस, 67 में गड़बड़ हो जाती है, राइट। सीटें भी कम हो जाती है कांग्रेस की थोड़ी सी सेंटर लेवल पर, एंड काफ़ी सारे स्टेट्स में, लगभग 9 स्टेट्स में कांग्रेस हार भी जाती है। लेकिन फिर दोबारा से कांग्रेस क्या करती है, दोबारा से इस तरीके से उठती है 1971 में अंडर द इंदिरा गांधी लीडरशिप। और क्या होता है यहाँ पर, सेंटर में भी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ, और साथ ही साथ में काफ़ी सारी सीटों के साथ। और स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेट्स में भी, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में भी कांग्रेस दैट इज़ लेड बाय इंदिरा गांधी स्टैब्लिश एक तरीके से अपनी सरकार को कर देती है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब कांग्रेस डोमिनेंस दोबारा से आ गया तो डज इट मीन दैट द कांग्रेस सिस्टम वॉज रिस्टोर्ड? क्या इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो कांग्रेस सिस्टम था क्या वो रिस्टोर हो गया? अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना इस टॉपिक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। क्या यहाँ पर हम लोग जो समझने जा रहे हैं, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने जा रहे हैं। पहला हम लोग समझेंगे कांग्रेस सिस्टम, नेहरू के टाइम का, या जिसको ओल्ड कांग्रेस सिस्टम कहते हैं वो समझेंगे। और फिर दूसरा कांग्रेस सिस्टम जो अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी है आफ्टर 1971 इलेक्शन, उसको समझेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि इनमें डिफरेंसेस क्या है और कुछ सिमिलैरिटीज़ है क्या, ठीक है। पिछले वाला कांग्रेस सिस्टम अगर हम देखें तो वो क्या है, वहाँ पर कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल फैक्शन, एक सोशल फैक्शन के तौर पर है। अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग, अलग अलग सोसाइटी के इंटरेस्ट के जिनका इंटरेस्ट अलग अलग है, वो सब लोग एक साथ आकर कांग्रेस में रह रहे हैं, है ना। कांग्रेस में मल्टीपल सेट ऑफ आइडियोलॉजीज़ के लोग एक साथ हैं। कांग्रेस में बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है, कांग्रेस में ओपिनियंस बहुत सारे हैं, और हर ओपिनियंस को रिस्पेक्ट किया जाता है, किसी भी ओपिनियन को दबाया नहीं जाता, या ज़रूरी नहीं कि कोई एक डोमिनेंट
ओपिनियन को ही केवल कांग्रेस फॉलो करेगी, राइट। दूसरी बड़ी चीज़ कि कांग्रेस में नेहरू जैसे लीडर हैं, अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो कि अपने आप को एक डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पर स्टैब्लिश कर रहे थे। इवन अगर कोई दूसरा मेंबर, कोई भी पार्टी का मेंबर नेहरू की पॉलिसीज़ को भी इवन आसानी से क्रिटिसाइज़ कर सकता था, उनको क्वेश्चन कर सकता था। समझ में आ रहा है? तो ये पुराना सिस्टम था, दैट वाज द ओल्ड कांग्रेस सिस्टम। तो जो इंदिरा गांधी की सरकार जब 1971 में आती है, तो क्या वही पुराना कांग्रेस सिस्टम एक तरीके से दोबारा से आता है, या एक री इन्वेंशन होता है कांग्रेस का, उसको हम समझेंगे यहाँ पर। क्या बोला जा रहा है, what इंदिरा गांधी had done was not a revival of the old कांग्रेस पार्टी। इंदिरा गांधी ने पुरानी ओल्ड कांग्रेस पार्टी को रिवाइव नहीं करा, रादर उन्होंने क्या करा, शी री इन्वेंटेड द पार्टी। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने री इन्वेंट करा। कैसे? पहली चीज़ क्या है, द पार्टी ऑक्यूपाइड अ सिमिलर पोजिशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी एज द पास्ट। एक सिमिलैरिटी जो ओल्ड कांग्रेस सिस्टम में देखने को मिलेगी और न्यू कांग्रेस सिस्टम में देखने को मिलेगी, वो क्या है कि दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। पॉपुलैरिटी के मामले में दोनों में कॉमननेस आपको दिखाई देगी, लेकिन अगर हम देखें बाकी सारी चीज़ों में, इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी। जो न्यू कांग्रेस पार्टी है अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, वो पुरानी कांग्रेस के मुकाबले काफ़ी अलग है। अब रीजंस क्या है भाई अलग कहने के, उसी को समझेंगे जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, राइट। पहली चीज़ क्या है, एंटायरली रिलाइड ऑन पॉपुलैरिटी ऑफ सुप्रीम लीडर। जो बड़े बड़े लीडर है, मतलब इंदिरा गांधी है ऑब्वियसली, उसकी इंदिरा गांधी की जो पॉपुलैरिटी है, राइट, उनकी लीडरशिप पर एक तरीके से वो क्या कर रहे थे, पूरी पार्टी रिलाई कर रही थी, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें, ओल्ड कांग्रेस की बात करें, तो ऑब्वियसली बात है कि ठीक है, नेहरू भी एक तरीके से पॉपुलर थे, लेकिन साथ में अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स भी वहाँ पर थे नेहरू के साथ, ठीक है। इट वॉज नॉट दैट कि नेहरू ही सब कुछ डिसाइड कर रहे थे, इट वॉज नॉट दैट, है ना। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कुछ समय के बाद आप देखोगे कि इंदिरा गांधी ही एक तरीके से केयर टेकर है, या फिर सब कुछ जो मोटा मोटा डिसाइड कर रही है ना, दैट इज़ डन बाय इंदिरा गांधी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। इट हैड दूसरी चीज़, इट हैड अ समवॉट और वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पुरानी कांग्रेस के मुकाबले न्यू कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है भाई? क्योंकि पुरानी कांग्रेस में अगर आप देखोगे तो पुरानी जो ओल्ड कांग्रेस है अंडर नेहरू, वो लोकल लेवल तक बहुत पॉपुलर है, राइट। उन्होंने काफ़ी सारे इलेक्शंस को लीड करा इवन ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। समझ में आ रहा है? तो वो तो अपनी लीगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट को लीड कर रही है। और वहीं जो न्यू कांग्रेस है, कांग्रेस आर, वो तो अभी अभी एक तरीके से इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश हुई, तो अभी वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं कर पाई अपने आप को ऑर्गेनाइजेशनली। तो ये भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तीसरा है, द कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव मेनी फैक्शन, दस इट कुड नॉट अकोमोडेट ऑल द काइंड्स ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। पिछली वाली कांग्रेस में हमने देखा अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग इंटरेस्ट को रखा जाता था और हर किसी के इंटरेस्ट को अकोमोडेट करके साथ चलने की कोशिश करी जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, पहली चीज़ यहाँ पर कांग्रेस में जो न्यू कांग्रेस है उसमें क्या अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग हैं? नहीं। हमें पता है कि जो कांग्रेस आ रहा है वो सोशलिज्म को ज़्यादा फॉलो कर रही है, प्रो पुअर पॉलिसीज़ को ज़्यादा फॉलो कर रही है। तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये उतनी ही ज़्यादा अलग अलग ओपिनियंस को साथ में लेकर के चल रही है ना। तो डिफरेंस है, पिछली वाली में बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे इंटरेस्ट, अलग अलग फैक्शंस साथ में थे, लेकिन इस बार नहीं है। दूसरी चीज़, वाइल इट वॉन इलेक्शन इट डिपेंडेड मोर ऑन सम सोशल ग्रुप, जैसे पुअर, विमेन, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी। पिछली वाली कांग्रेस के सोशल ग्रुप्स की बात करें तो इट वाज आल्सो कॉल्ड एज सोशल फैक्शन, एंड उसमें काफ़ी सारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, बिजनेसमैन से लेकर के, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर के, पीजेंट से लेकर के, एंड आदिवासी से लेकर के, सब लोग थे, अलग अलग इंटरेस्ट के लोग थे। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ज़्यादा जो हमारे डिसएडवांटेज सेक्शन है उसी तक कांग्रेस आर अपना सीमित कर रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमने समझी यहाँ पर, राइट। तो ये चीज़ें हैं, एंड दैट इज़ वाई दिस वॉज अ न्यू कांग्रेस। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है कि ये एक न्यू कांग्रेस है जो इमर्ज करती है। दस इंदिरा गांधी रीस्टोर द कांग्रेस सिस्टम बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ द कांग्रेस सिस्टम इटसेल्फ। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने क्या करा, कांग्रेस सिस्टम को रिस्टोर करा। कैसे करा? लेकिन जो पूरा का पूरा जो कांग्रेस सिस्टम था ना, उसका नेचर बदल करके रिस्टोर करा है। मतलब एक तरीके से ऐसे समझो कि सब कुछ तो बदल दिया, और उस सब कुछ बदलने के बाद एक तरीके से उसका रिस्टोरेशन कर दिया है। क्योंकि जैसा पहले कांग्रेस सिस्टम में होता था, अब चीज़ें बिल्कुल क्या है, एक तरीके से उसकी अपोजिट है, राइट। चीज़ें वैसी नहीं है। चाहे हम अलग अलग सोशल फैक्शंस की बात करें, टॉलरेंस था पहले बहुत ज़्यादा कांग्रेस में, डेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, लीडर ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। इंदिरा गांधी काफ़ी ज़्यादा डिसाइड कर रही है, एक तरीके से डोमिनेट कर रही है हर डिसीजन मेकिंग में। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो सोशल ग्रुप्स की बात करें तो वो भी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा वाइड बेस नहीं है सोशल बेस की अगर हम बात करें। एंड इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग फैक्शंस के लोग भी एक साथ नहीं है।
तो एक ही तरीके के लोग, एक ही आइडियोलॉजी के लोग यहाँ पर ज़्यादा है। तो दैट इज़ वाई ये वाला जो कांग्रेस है, न्यू कांग्रेस, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा होमोजिनिटी है। और पुरानी वाली कांग्रेस में क्या थी, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया कि क्या पुरानी वाला कांग्रेस सिस्टम रिस्टोर होता है क्या? नहीं। तो रिस्टोर द कांग्रेस सिस्टम बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ द कांग्रेस सिस्टम इटसेल्फ। जब कांग्रेस सिस्टम को ही बदल दिया तो पुराना वाला कांग्रेस सिस्टम कैसे रिस्टोर हो जाएगा, है ना? तो ये यहाँ पर बोला गया है। देखो इसको ऐसे भी समझो, यहाँ पर दिया हुआ है, सपोज ये टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, दैट इज़ लाइक चेंजिंग द टेबल, द टॉप एंड द लेग्स ऑफ द टेबल एंड स्टिल कॉलिंग इट द ओल्ड टेबल। टेबल है अगर उसका अगर टॉप बदल दे और इसके जो 4 लेग्स है उसको अगर हम हटा दें और एक नया सिस्टम एक तरीके से लगा दे, नया टेबल टॉप लगा दे और नए लेग्स लगा दे, तो क्या हम उसको तब भी ये बोलेंगे कि रिस्टोरेशन हो गया है? क्या ये नई टेबल नहीं है? ऑब्वियस सी बात है कि यार ये न्यू टेबल है ना? समझ में आ रहा है? तो एक तरीके से रिस्टोरेशन हो गया क्या? नहीं, रिस्टोरेशन नहीं हो गया। इट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड री इन्वेंशन। आपने तो सब कुछ बदल दिया। जब सारा बेसिक फीचर्स ही बदल गया तो फिर पुरानी वाली सिस्टम को हम कैसे बोलेंगे कि दोबारा से ही पुराना सिस्टम रीस्टोर किया जा रहा है? नहीं, पुराना सिस्टम रीस्टोर नहीं है, एक नया सिस्टम है ये। समझ में आया? ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक और चीज़ है, डिस्पाइट बीइंग मोर पॉपुलर द न्यू कांग्रेस डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ कैपेसिटी टू ऑब्जर्व ऑल द टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट दैट द कांग्रेस सिस्टम वॉज नोन फॉर। कांग्रेस सिस्टम में अलग अलग कन्फ्लिक्ट्स को, अलग अलग इंटरेस्ट को साथ लेकर चला जाता था, रिजॉल्व किया जाता था। लोग डिस्कस करते थे कांग्रेस के अंदर, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग डिस्कस करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे। और अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्शन को इग्नोर कर रही है तो उसके इंटरेस्ट के लिए वो लोग कांग्रेस में रहते हुए आवाज़ उठाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही प्रकार के लोग, एक ही आइडियोलॉजीज़ वाले लोग कांग्रेस में हैं। इसलिए ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन है, ना बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है कांग्रेस के अंदर, जो न्यू कांग्रेस है। एंड साथ ही साथ द कांग्रेस कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन एंड इंदिरा गांधी एज्यूम्ड अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी। ये बहुत ज़रूरी है कि जब जैसे जैसे कांग्रेस ने अपनी पोजीशन को और ज़्यादा मजबूत करा 1971 के बाद खास तौर पर, तो इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा क्या करती है, एक पोजीशन ऐसी गेन करती है जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अथॉरिटी वाली है। यानी कि एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा पावर अपने हाथ में ले लेती है इंदिरा गांधी, सब कुछ डिसाइड करना, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कैसे बनेगा, राइट। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, एक पर्सन डोमिनेट करने लग जाता है पूरी पार्टी को और पूरे देश को भी। और ये चीज़ हम आगे देखेंगे कि इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया की डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्पेसेस फॉर डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन एंड पीपल्स एस्पिरेशन एक्चुअली श्रैंक। जो डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन होता था, डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन यानी कि अगर किसी का डिफरेंट ओपिनियन भी है तो उसको भी सुना जाता था, उसको भी माना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर इंदिरा गांधी ने जो डिसाइड कर दिया तो वैसा चलेगा भाई। किसी और की बात मानी जाएगी, सुन ली जाएगी, लेकिन मानी जाएगी कि नहीं, दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द विश ऑफ इंदिरा गांधी। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें थी। ऐसा नहीं है कि पुराने कांग्रेस सिस्टम जैसा, ओल्ड कांग्रेस सिस्टम जैसा, जिसमें नेहरू एंड अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो कि एक दूसरे की बातों को सुनते भी हैं और साथ ही साथ रिस्पेक्ट भी कर रहे थे। समझ में आ गया? तो ये डिफरेंस है। इसीलिए डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन जो था पीपल के एस्पिरेशन का, वो पुरानी कांग्रेस सिस्टम में ज़्यादा था एंड न्यू कांग्रेस सिस्टम में कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, कैसे रिस्टोरेशन होता है, क्या एक्चुअली में रिस्टोरेशन हो पाया, ये हम लोगों ने चीज़ें अंडरस्टैंड करी एंड इसके साथ पूरा चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।